मार्शल वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 21 से 30। टाई फैंग को उम्मीद नहीं थी कि मुई इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देगी। उसने कहा, हाँ, ये 100 सोने के टैल थे। शहर के चौराहे के दुकानदार ने कहा कि यह एक प्रशिक्षु था जिसने इसे बनाया था। शिक्षु? नरक जैसा। मुई को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक प्रशिक्षु शिलालेखकार के लिए यह असंभव था। ऐसा होना चाहिए कि दुकानदार से गलती हुई हो, लेकिन कौन इतना मूर्ख और अप्रिय होगा कि सोने को इस तरह फेंक दे। ये वास्तव में न्याय की विफलता थी कि एक महान शिलालेख विशेषज्ञ की वस्तु, जिसकी कीमत कई हजार स्वर्ण टैल थी, को साधारण गोभी की तरह बेच दिया गया। मुझे इस जगह तक ले चलो। जी श्रीमान। फिर मिस्टर मुई ने किन शिंगक्सवान को अपने साथ लिया और टाई फैंग के निर्देशों के तहत वे घोड़ागाड़ी पर सवार होकर सीधे शहर के चौक पर पहुंचे। किन एस्टेट की घोड़ागाड़ी को स्काई फॉर्चून सिटी में शायद हर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अधिकांश लोग उसे खींचने वाले 4 बर्फ सफ़ेद घोड़ों को पहचानते हैं। जब वे सड़कों से गुजरते थे तो पैदल यात्री उन्हें देखने के लिए रुक जाते थे, और जब गाड़ी आगे निकल जाती थी तो वे एक तरफ खड़े हो जाते थे। यह मार्शल किन को दिया जाने वाला सम्मान था। गर्मियों की चमकदार दोपहर अपने साथ आलस्य के कई संकेत लेकर आती है। इससे व्यक्ति का पूरा शरीर कमजोर और सुस्त हो जाता है और वह हिलना डुलना नहीं चाहता। शहर के चौराहे के व्यापार केंद्र में मोटा दुकानदार जिसने पहले लिनमिन का स्वागत किया था, प्रवेश द्वार पर एक झूलती हुई कुर्सी पर बैठा था। वह अपना चेहरा पत्तियों वाले पंखे से ढंक कर लेट गया और उसे नींद आने लगी। आज का कारोबार थोड़ा धीमा था, इसलिए मोटा आदमी आज दोपहर को थोड़ा पहले ही कारोबार बंद करने पर विचार कर रहा था, लेकिन इसी समय उसे घोड़े की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह जाग गया। उसने असहजता से अपनी आंखें खोलीं और इन लोगों को डांटने के बारे में सोचने लगा। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि शहर के चौक में घोड़ों को ले जाने की अनुमति नहीं है? हालांकि जैसे ही वह आवाज़ की ओर मुड़ा, उसने तुरंत 4 बर्फ से सफ़ेद घोड़ों को देखा, जिनमें से प्रत्येक सबसे उच्च नस्ल के थे और साथ ही सुनहरे ढाल का प्रतीक भी था। वह लगभग अपनी कुर्सी से लुढ़क गया। यह मार्शल क्वार्टर की घोड़ा गाड़ी है। मोटा दुकानदार जल्दी से खड़ा हो गया। मार्शल क्वार्टर शहर के चौराहे पर क्यों आएंगे? वह इस बात पर आश्चर्य कर रहा था, लेकिन फिर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि यह गाड़ी तेजी से उसके प्रवेश द्वार के सामने आकर रुकी। हे भगवान, यह क्या है? गाड़ी का मालिक अपनी दुकान में आ रहा था। जब गाड़ी का पर्दा उठाया गया तो मोटे दुकानदार ने एक बूढ़े आदमी और एक खूबसूरत जवान लड़की को बाहर निकलते देखा। उसके रोल कांपने लगे। मिस्टर मुई, मिस किन, स्काई फॉर्चून सिटी की इन 2 प्रसिद्ध आकृतियों, इन जीवित बुद्ध ने उसके छोटे से मंदिर में आने का निर्णय कैसे लिया? ये बात है, किन जिंगसुआन ने टाई फैंग से पूछा। जब उसने सुना कि शिलालेख चिन्ह बिक्री पर है तो वह भी उत्साह से भर गई। किन शिंगक्सवान को बचपन से ही शिलालेख में बहुत रुचि थी, और टाई फैंग और ली क्यू की लड़ाई देखने के बाद वह शिलालेख तकनीक सीखने के लिए तरस गई। ये यही है, टाई फैंग ने उन्हें आगे की ओर ले जाते हुए कहा। किन शिंगक्सवान और मुई के साथ वे दुकान में प्रवेश कर गए। मोटे दुकानदार का शरीर मांस के गोले जैसा था, लेकिन फिर भी वह जितना हो सके उतना सीधा खड़ा था, मानो उसकी पीठ दीवार से टिकी हो। वह इन 2 प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ एक ही हवा में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। दुकानदार, कल मैंने एक शिलालेख चिन्ह खरीदा था, क्या तुम्हें याद है? टाई फैंग शरीर परिवर्तन के 5वें स्तर पर था। वह चलता फिरता स्टील का गोलेम जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर जख्मों से ढका हुआ था, जैसे वह किसी दूर के खतरनाक युद्ध क्षेत्र से आया हो। स्वाभाविक रूप से उसने दुकानदार पर गहरी छाप छोड़ी। दुकानदार ने सिर हिलाया। मुझे याद है, यह एक प्रशिक्षु का शिलालेख चिन्ह था, 100 स्वर्ण टैल। मोटा दुकानदार डर गया। क्या प्रशिक्षु के शिलालेख प्रतीक में कोई समस्या थी? यदि इसमें कोई समस्या होती और ये लोग इसका हिसाब मांगने आते, तो उसके पास लेटने और मरने के अलावा और कुछ नहीं होता। शटर, उसे उस लड़के को जगह किराए पर नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये केवल एक प्रशिक्षु स्तर का शिलालेख प्रतीक था, एक द्वितीय स्तर की वस्तु। मार्शल क्वार्टर इसमें क्यों शामिल होगा? मैंने सुना है तुम्हारे पास एक और है, वह कहाँ है? मुई ने अधीरता से पूछा। मोटे दुकानदार ने कोने में एक शेल्फ की ओर इशारा किया, जहां कांच के शीशे के पीछे कागज का एक खुरदुरा पीला टुकड़ा दबा हुआ था। मुई 3 कदम चली और शेल्फ के सामने पहुंच गई। उसने गिलास उठाया और फिर प्रतीक पत्र को बच्चे की तरह सावधानी से अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने कागज से आदि आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया और फिर ठंडी हवा का एक सांस अंदर लिया। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। कैसा है गुरुजी? किन जिंगसुआन ने पूछा जब वह पास आई। ये शिलालेख प्रतीक। मुई ने खुद को स्थिर करने और शांत होने के लिए कुछ सांसें लीं, यहाँ तक कि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रहा है। इस शिलालेख में आत्मिक शक्ति शरीर परिवर्तन के 3रे चरण को पार नहीं कर सकती, ये और भी कम हो सकती है। किन शिंगक्सवान को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने प्रतीक पत्र लिया और अपनी आत्मशक्ति से उसका परीक्षण भी किया। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था। जब टाई फैंग ने कहा था कि शिलालेख प्रतीक एक प्रशिक्षु का काम था, तो किन शिंगक्सवान को विश्वास नहीं हुआ था कि यह संभव है और उसने मान लिया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वह गलत साबित हुई थी। अकल्पनीय। उन्होंने कहा, क्या यह संभव है कि किसी शिलालेख मास्टर ने जानबूझकर अपनी वास्तविक शक्ति को शरीर परिवर्तन के 3रे स्तर तक दबा दिया हो और इस प्रतीक का निर्माण किया हो?
मुई ने जवाब दिया, नाड़ी संक्षेपण अवधि और हाउटियन चरण में शरीर परिवर्तन के निचले स्तरों की तुलना में आत्मा बल के पूरी तरह से अलग गुण होते हैं। इसे दबाना न केवल अत्यंत कठिन है, बल्कि इससे उन्हें स्वयं को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा करने की न केवल कोई आवश्यकता या लाभ नहीं है, बल्कि इससे अभिलेख चिन्ह की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। ऐसा करने से लाभ तो होगा, लेकिन इससे शिलालेख की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। मैं सचमुच उस बुजुर्ग के विचारों को नहीं समझ सकता जिसने इसे बनाया है। उस मोटे दुकानदार ने उन दोनों को प्रतीक पर चर्चा करते हुए सुना, और सभी परस्पर विरोधी भावनाओं के कारण उसके मस्तिष्क में शॉर्ट सर्किट जैसा महसूस हुआ। उन्होंने शुरू में सोचा था कि शिलालेख चिन्ह में कुछ दोष है, इसलिए वे उससे निपटने आए थे, लेकिन इन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि शिलालेख चिन्ह में कुछ महत्व है, इसलिए वे जांच करने आए थे। यह मिस्टर मुई है। वह स्काई फॉर्चून किंगडम के संपूर्ण इतिहास में शीर्ष 3 शिलालेख मास्टर्स में से एक थे, यहाँ तक कि वह भी इस बात से हैरान था कि यह शिलालेख प्रतीक कितना शक्तिशाली था। मोटे दुकानदार को बहुत पश्चाताप हुआ। यदि उन्हें यह बात पहले पता होती तो वे इन्हें इतने कम दाम पर नहीं बेचते। लेकिन वे प्रतीक पत्र किसी गंदे से दिखने वाले युवक द्वारा बेचे गए थे। वह इतना भयंकर शिलालेख प्रतीक कैसे प्राप्त करने में कामयाब हुआ? ये दुकानदार, क्या तुम्हें याद है कि यह शिलालेख कौन लाया था? हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। मोटे आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। लगभग 15 या 16 साल का एक छोटा लड़का साधारण कपड़ों में इसे लेकर आया था। मेरे पास उसका पता भी है। ये कहते हुए मोटे आदमी ने जल्दी से अपने रिकॉर्ड की किताब पलटनी शुरू कर दी। व्यापार केंद्र में हमेशा एक संपर्क केंद्र बना रहता था ताकि वे कमीशन पर बिक्री कर सकें। एक 15-16 साल की नवयुवती। जैसे ही किन शिंगशुआन ने यह सुना, उसका दिमाग उछल पड़ा। उसका पहला विचार लिन मिन के बारे में था, वह युवा लड़का जिसने जीतो विभाग में उसे पूरी तरह प्रभावित किया था। क्या यह वही था? शारीरिक परिवर्तन तीसरे स्तर या उससे कम, शिलालेख प्रशिक्षु, क्या ये संभवतः वह था? इन संभावनाओं से अवगत होकर किन शिंगशुआन का दिल कांप उठा। यदि यह सच था, तो प्रतिभाशाली शब्द उनका वर्णन करने के लिए अपर्याप्त था। उन्हें केवल एक बार जीवन में आने वाली राक्षसी प्रतिभा के रूप में ही वर्णित किया जा सकता था। मोटा दुकानदार पता जानने के लिए दौड़ता हुआ कांप रहा था। उसने शेल्फ पर लगे सीरियल नंबर को देखा और हकलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया क्लैरिटी पवेलियन। वह लड़का ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में रहता है। यह वही पता है जो उसने लिखा था। महान स्पष्टता मंडप, चलदर, मुई ने कहा। जैसे ही वे गाड़ी में सवार हुए, किन शिंगशुआन ने कुछ चिंता के साथ कहा, यह पता 8 दिन पहले छोड़ा गया था। मुझे नहीं पता कि वह अभी भी ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में रुके हैं या नहीं। लोग आमतौर पर वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। इन दिनों लिन मिन चाकू की सपाट पीठ से हड्डियां निकालने का अभ्यास कर रहा था। उसने $95 के सोने में से आधा हिस्सा दवाइयां खरीदने में खर्च कर दिया था। अब जब वह प्रशिक्षण ले रहा था, तो वह प्रत्येक मुक्का के साथ आयरनवुड के पेड़ में 7 इंच गहरा गड्ढा छोड़ने में सक्षम था। उसकी शक्ति 1500 जिन से कम न थी। हालांकि वह अभी भी निराकारता की उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया था जैसा कि कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस मैनुअल में वर्णित है, जहां प्रत्येक मुट्ठी रेशम की तरह बहती थी। तथाकथित रेशम की तरह बहना केवल अपनी शक्ति को नियंत्रित करना था। जैसे ही उसने ये कार्य पूरा कर लिया, जैसा कि अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन में वर्णित है, फिर यदि वह आयरन वुड के पेड़ पर मुक्का मारता तो छाल को बेदाग छोड़ देता, लेकिन भीतरी लकड़ी चकनाचूर हो जाती। लिन मिंग अभी भी इस रेशम की तरह बहने वाली सीमा तक नहीं पहुंच पाया था। लिन मिंग ने औषधीय सूप का एक कटोरा पिया और अपनी शर्ट उतार दी। वह हर दिन इसी तरह से हड्डियां निकालने का अभ्यास करता था और इस विधि के माध्यम से धीरे धीरे ये समझने लगा था कि अपनी ताकत को कैसे नियंत्रित किया जाए। रसोई घर गर्म था और चाकू के पिछले हिस्से का उपयोग करने से लिन मिंग की शक्ति कई गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि जब वह काट रहा था, उसी समय उसने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को भी सक्रिय कर दिया था। उसके शरीर से पसीने की धारें तेजी से बहने लगी। इस समय उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके शिलालेख प्रतीक ने पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मिस्टर मुई, मिस किन, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका हमारे प्रतिष्ठान में स्वागत करना चाहता हूँ। यदि आप अंदर आना चाहें तो हमने आपके लिए पहले से ही एक निजी कमरा तैयार कर रखा है। सिस्टरलैंड को पहले ही यह समाचार मिल गया था और वे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर पहुंच गई। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन और अन्य उच्च श्रेणी के रेस्तरां तथा गणमान्य व्यक्तियों और अन्य उच्च प्रोफाइल अतिथियों के लिए विशेष कमरे तैयार किए गए। ये मेहमान अक्सर खुले में खाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनके लिए अधिक आरामदायक वातावरण बनाने के लिए कई निजी कमरे बनाए गए थे। जियोलियान, सबसे अच्छी नीली वसंत चाय तैयार करें जो हमारे पास है। किसी भी रसोई को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए सूचित करें। सबसे अच्छे व्यंजन बनाओ। यद्यपि ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में अक्सर कई सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया जाता था, मुई और किन जिंगसुआन समाज के सर्वश्रेष्ठ अतिथि थे। चाहे वह मार्शल क्वार्टर हो या इंपीरियल पैलेस, उनके पास कई कार्यकारी मास्टर शेफ थे जो ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन के शेफों की कुशलता से परे थे। उन्हें यहाँ भोजन करने के लिए आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। किन शिंगसुआन ने कहा, यह अनावश्यक है। इस बार मैं और मेरे मालिक किसी की तलाश में यहाँ आए हैं। ओह, किसी को तलाशना? हाँ, मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक 15-16 साल का लड़का रहता है, लगभग मेरे जितना लंबा, और उसका अंतिम नाम लिन है। किन जिंगसुआन ने केवल लिन मिन का अंतिम नाम कहा।
क्योंकि अतिथि कक्ष के लिए केवल अंतिम नाम पंजीकृत करना सामान्य प्रथा थी। उदाहरण के लिए श्री लिन, किन शिंगक्सवान ने अनुमान लगाया कि लिन मिंग शायद अपने मालिक के साथ भी हो सकता है। यदि ऐसा है तो पंजीकरण लिन के अधीन नहीं होगा। एक 15 या 16 साल का युवक सिस्टरलैंड ने इस बारे में सोचा और फिर जियाओलियान से पूछा, क्या हाल ही में कोई युवक हमारे यहाँ ठहरा है? जियाओलियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं लॉग बुक देखकर पता लगाऊंगी। जियोलियान के चले जाने के बाद सिस्टरलैंड ने किन शिंगक्सवान और मुई का मनोरंजन किया जब वे बैठे थे। कुछ समय बाद जियाओलियान ये कहते हुए वापस आया, मैंने लॉग बुक की जांच की और हाल ही में किसी युवक के आने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखी। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन एक ऐसा प्रतिष्ठान था जहां अधिकतर पेशेवर लोग और व्यवसाय से जुड़े शीर्ष स्तर के लोग आते थे। वे प्रायः वृद्ध व्यक्ति थे। वहां बहुत कम परिवार आए और निश्चित रूप से युवा पुरुष भी बहुत कम थे। मुई ने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 10 दिनों में नहीं? कैसे? 8 दिन पहले वह युवक ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में था। सिस्टरलैंड ने इस पर गंभीरता से विचार किया और कहा, हमारे ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में बहुत कम युवा लड़के या लड़कियां रहते हैं। शायद अगर आप लिन उपनाम वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो हमारे रसोई घर में एक व्यक्ति है और वह 1 महीने से यहाँ है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे मिस किन ढूंढ रही है। बहन लैंड ने सोचा कि किन शिंगक्सवान और मुई कुछ कुलीन परिवार के कनिष्ठ की तलाश में आए हैं। हालांकि लिन मिन की रसोई में अब तक की कहानी दिलचस्प थी, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण थी और उनकी मार्शल आर्ट की साधना अधिक नहीं थी। उसे मार्शल क्वार्टर के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए था। रसोई घर, किन शिंगक्सवान ने आश्चर्य के साथ कहा, मम, वह एक मांस विच्छेदक है। वह एक बहुत ही जिम्मेदार युवा लड़का है। यह एक ऐसा काम है जिसमें मांस को काटना पड़ता है। सिस्टरलैंड ने देखा कि किंग जिंगसवान को यह नहीं पता था कि हड्डियां निकालने का काम क्या होता है, इसलिए उसने उसे समझाया। मांस काटना संभव नहीं। मुई ने यह सुना और कोई आशा नहीं रखी। एक प्रतिष्ठित शिलालेख मास्टर मांस काटने वाला कैसे हो सकता है? लेकिन किन शिंगशुआन ने हार नहीं मानी। उसने जोर देकर पूछा, उसे क्या नाम दिया गया था? मुझे पूरा यकीन नहीं है। वह बहुत कम बोलता है। हम केवल इतना जानते हैं कि उसका अंतिम नाम लिन है। इस समय उसे रसोई में काम करना चाहिए। क्या आप एक नज़र देखना चाहेंगे? मम, जिस तरह से आगे, किन शिंगक्सवान ने खड़े होते हुए सिर हिलाया। वे सिस्टरलैंड का पीछा करते हुए ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन के रसोई घर में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही किन शिंगक्सवान ने महसूस किया कि गर्म हवा और भाप का एक झोंका उसके चारों ओर फैल गया है। गर्मियों का अंतिम समय था और रसोई की गर्मी के साथ साथ यह असहनीय गर्म थी। किन शिंगक्सवान ने बस अपनी आत्मा शक्ति को घुमाया और शुष्क, जलती हुई हवा को तितर बितर कर दिया और सिस्टरलैंड के साथ रसोई में प्रवेश किया। रसोई के रसोइयों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कुछ युवकों के जबड़े लगभग खुले रह गए। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में कई प्रतिष्ठित अतिथि आते जाते थे, इसलिए इन वेटरों और शेफों को व्यापक अनुभव और ज्ञान था कि कौन महत्वपूर्ण था। उनमें से कई लोगों ने किन शिंगशुआन को पहचान लिया और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरे स्काई फॉर्चून सिटी में ऐसा कोई नहीं था जिसने उसका नाम न सुना हो या उसकी असाधारण प्रतिभा के बारे में न जानता हो। वह ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन के रसोई घर में क्यों आएगी? सिस्टरलैंड अंततः रुकी और रसोई के कोने से सटे एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली, वहाँ। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन का रसोई घर बहुत बड़ा था और लिन मिंग अपने छोटे से कमरे में काम करता था। वह यहाँ पर इस खतरनाक जानवर के मांस को काटता था और फिर उसे संरक्षण के लिए फ्रीज में भेज देता था। दरवाजा खुला और किन शिंगशुआन ने अंदर झांका। वह केवल एक युवक को देख सकी जिसने केवल एक जोड़ी हरे रंग की पैंट पहन रखी थी। उसकी हल्की मांसल पीठ का ऊपरी हिस्सा नंगा था और वह एक सामान्य हड्डी का चाकू पकड़े हुए एक क्रूर जानवर के शरीर को काट रहा था। युवक की पीठ किन शिंगशुआन की ओर थी। पीछे से देखने पर युवक की पीठ सुडौल और मांसल थी तथा त्वचा धूप से काली पड़ गई थी तथा व्यायाम के कारण उसमें चमक थी। शायद यह रसोई की गर्मी के कारण था या शायद यह इसलिए था क्योंकि लड़का बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी पीठ पूरी तरह से पसीने से भरी हुई थी और इससे ताकत का एक डरावना एहसास हो रहा था। क्या वह लिन मिंग था? किन शिंगक्सुआन अनिश्चित थी, इसलिए वह कई कदम आगे बढ़ी। उसने युवक का प्रोफाइल देखा। वह एक युवा और कोमल चेहरा था जिस पर दृढ़ अभिव्यक्ति थी। पहली नज़र में यह ध्यान देने योग्य नहीं था, लेकिन थोड़ी देर तक देखने पर दिल की धड़कन बढ़ सकती थी और यह एहसास हो सकता था कि वह एक अविस्मरणीय महान व्यक्तित्व था। यद्यपि उसने उसका केवल एक छोटा सा पक्ष ही देखा था, किन शिंगक्सुआन ने उस केंद्रित और तीक्ष्ण नज़र को पहचान लिया और यह छवि जीत विभाग के लिन मिन की उसकी छवि के साथ ओवरलैप होने लगी। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इससे उसका दिमाग चौंक गया और उसकी गर्दन पर हल्की सी लाली छा गई। उसने अपने सामने जो दृश्य देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। वह उत्कृष्ट शिलालेख प्रतीक जिसके लिए आत्मा बल पर उत्तम नियंत्रण और नाजुक कोमल स्पर्श की आवश्यकता थी। क्या वह वही युवक था जो बर्बरतापूर्वक पशु का मांस काट रहा था? एक ही लड़के में दो पुनर्तः विरोधाभासी विचार प्रकट हुए, जटिल और रहस्यमयी महान सौंदर्य तथा एक दूसरे के विपरीत सरल शक्ति ने उसके हृदय को क्षण भर के लिए डूबने जैसा एहसास दिया। इस समय लिन मिंग ने पलट कर देखा। रसोई घर में कई लोग आते जाते रहते थे और जब लिन मिंग अभ्यास करता था तो वह अक्सर अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन उसे ये फर्क महसूस होता था कि कुछ लोग उसे देख रहे थे। हो सकता है कि कोई उसे ढूंढने आ रहा हो। लेकिन जब उसने देखा कि यह किन शिंगशुआन थी तो वह रुक गया।
किन जिंगसुआन, वह ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में क्यों आए, उसके लिए? किन शिंगक्सुआन ने लिन मिंग के हाथ में साधारण चाकू देखा था। ये 1 फुट से भी कम लंबा हड्डी का चाकू था और इसमें कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन किन शिंगक्सुआन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लिन मिंग ने मांस काटने के लिए अप्रत्याशित रूप से चाकू के पिछले हिस्से का उपयोग किया था। ये वास्तव में था। उसकी नज़र मांस के उन टुकड़ों पर गई जिन्हें लिन मिंग ने काटा था। सभी खंड सुसंगत, समतल और साफ सुथरे थे। क्या ये चाकू के पिछले हिस्से का उपयोग करके बनाए गए थे? मिस किन, क्या आप मुझे ढूंढ रही थीं? लिन मिंग ने पूछा। उसने मुई को पीछे से देखा और उसका दिल धड़क उठा। इस बूढ़े व्यक्ति ने उसे पूर्ण शक्ति का एहसास कराया, मानो कोई अदृश्य और निरंतर शक्ति उसे नीचे की ओर धकेल रही हो। उनकी पृष्ठभूमि संभवतः एक शीर्षस्थ व्यक्ति की थी, शायद पल्स कंडेंसेशन चरण या यहाँ तक कि दुर्लभ हाउटियन चरण में कोई महारथी। छोटे भाई, क्या आप लिन मिंग हैं? बूढ़े आदमी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ लिन मिंग से पूछा। लिन मिंग ने सिर हिलाया। वह इस स्तर के गुरु से कुछ भी नहीं छिपा सकता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 शिलालेख प्रतीकों की बिक्री के कारण इस बूढ़े व्यक्ति का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। हालांकि उन्होंने पहले ही मान लिया था कि शिलालेख के प्रतीकों को दूसरों के ध्यान में लाया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। इस तरह की परिस्थिति भाग्य का परिणाम हो सकती है, लेकिन यह आपदा भी हो सकती है। यदि यह भाग्य था, तो उसके शिलालेख प्रतीक की प्रतिष्ठा और मूल्य में तेजी से वृद्धि होगी, और वह एक भाग्य प्राप्त करने में सक्षम होगा जिसका उपयोग वह खेती के लिए कुछ दवाएं खरीदने के लिए कर सकता है। लेकिन यदि यह विपत्ति होती, तो उसकी कम ताकत के कारण वह उस गैंडे के समान होता जिसे उसके सींग के लिए शिकार करके मार दिया जाता। लिन मिंग के पास खुद की रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं थी और यहाँ तक कि कुछ दलों द्वारा उसे घर में नजरबंद भी रखा जा सकता था और पूरे दिन शिलालेख प्रतीक बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता था। नीलामी घर में प्रवेश करने से पहले लिन मिंग ने इन सभी बिंदुओं पर विचार किया था। उसने अपनी पहचान और रूप बदलने के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कोई विशेष कौशल नहीं पता था, और इसके अलावा वह केवल 15 वर्ष का था, इसलिए कोई भी भ्रम आसानी से टूट सकता था। देर सवेर उनकी शिलालेख कला ने ध्यान आकर्षित किया होगा और बड़ी ताकतें उन पर निवेश कर रही होंगी। वह शरीर परिवर्तन के शुरुआती चरण में एक युवा लड़का था और उसकी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं थी। इन प्रमुख शक्तियों से खुद को छिपाने के लिए कुछ सस्ते तरकीबों का इस्तेमाल करना किसी मूर्ख द्वारा बकवास करने से अलग नहीं था। इसलिए लिन मिंग ने अपनी पहचान छिपाने की योजना नहीं बनाई और एक अलग तरीका सोचा। लिन मिंग जानता था कि वह कौन है, इसे छिपाना बेकार है, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह किसी भी प्रश्न को शांत करने के लिए एक गुरु की पहचान कर लेगा। शिलालेख बनाने की तकनीकें स्वयं सीखना संभव नहीं था, और वह भी इतनी कम उम्र में। एक समझदार व्यक्ति की नज़र में ये सबसे अधिक संभावना थी कि लिन मिंग के पास किसी प्रकार का महान शिलालेख मास्टर था जो उसका समर्थन कर रहा था, भले ही यह चरित्र वास्तव में अस्तित्व में न हो। बेशक इसमें जोखिम भी थे। दुनिया में कई पागल लोग हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ऐसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व की भी उपेक्षा करते हैं। अगर लिन मिंग ऐसे किसी व्यक्ति से टकरा गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन लिन मिंग ऐसे खतरों से नहीं भागा, बल्कि उसने उनका सीधे सामना किया। उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। वे किसी चीज़ से सिर्फ इसलिए कैसे भाग सकते थे क्योंकि उसमें खतरा था। यदि वह हर छाया और छाया से डरता तो उसके लिए मार्शल पद के शिखर तक पहुंचना असंभव होता। मुई ने लिन मिंग को सतर्क होते देखा और उसने अपने पीछे सभी लोगों से कहा, चले जाओ। जल्दी ही टाई फैंग सहित सभी लोग इस छोटे से कमरे से बाहर चले गए। जल्द ही वहां केवल मुई और किन जिंगसुआन ही बचे। मुई ने अपनी आत्मा शक्ति प्रसारित की और एक अदृश्य बुलबुले ने पूरे कमरे को घेर लिया। छोटे भाई, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, ये केवल मेरी ध्वनि सील करने की कला है। इसके तहत हम जो कह रहे हैं उसे कोई नहीं सुन सकेगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने उस ज्वाला उत्कीर्ण शिलालेख का निर्माण किया है? ये परंपरा थी कि शिलालेख मास्टर के पास अपनी व्यक्तिगत छवि होती थी जिसका प्रयोग वे शिलालेख प्रतीकों पर करते थे। इससे ये पता चलता है कि वे कौन थे तथा उनके शिलालेख पथ के पीछे की भावना का प्रतिनिधित्व होता है। लिन मिंग की ज्वाला भड़क रही थी जो मार्शल पथ पर चलने की उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। किन शिंगक्सुआन ने अपनी सांस रोक ली, उसकी आंखें बड़ी और बिना पलक झपकाए उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं। लिन मिंग ने झिझकते हुए सिर हिलाया और कहा, यह मैं था। चूंकि उन्होंने अभिनय करने का निर्णय कर लिया है, तो वे इसे पूरी तरह से करेंगे। तभी वह मजबूत स्थिति में होगा और अन्य लोग यह विश्वास करेंगे कि उसके पीछे का रहस्यमय स्वामी एक महान व्यक्ति है जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। लिन मिंग की पुष्टि सुनने के बाद मुई चौंक गया और विशेष रूप से किन जिंगक्सुआन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह एक शिलालेखकार भी थी, इसलिए वह जानती थी कि 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में शिलालेख मास्टर बनना अत्यंत कठिन था। किन शिंगक्सुआन को समझ में आ गया कि हर पर्वत से ऊंचा कोई न कोई पर्वत अवश्य होगा। स्काई फॉर्चून किंगडम, स्काई स्पिल महाद्वीप की संपूर्णता में केवल एक छोटा सा राज्य था। यद्यपि वह स्वयं प्रतिभाशाली थी और यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, फिर भी यदि वह अन्य देशों में चली जाती तो शायद वह असंख्य प्रतिभाओं में से केवल एक होती। लेकिन किन शिंगक्सुआन ने अभी तक देश नहीं छोड़ा था।
आखिरकार आसपास के कुछ देशों में भी वह शीर्ष नंबर 1 प्रतिभा थी, उसके आसपास एक भी समकालीन ऐसा नहीं था जो उसके 10वें हिस्से की तुलना कर सके। छठी श्रेणी की मार्शल प्रतिभा, एक शिलालेख प्रतिभा के अलावा जो स्काई फॉर्चून किंगडम में किसी से भी कम नहीं थी, किन शिंगक्सुआन को वास्तव में स्वर्ग द्वारा आशीर्वाद दिया गया था और उसकी पीढ़ी में उन्हें कोई मैच नहीं मिला था। एक शिलालेख प्रतिभा के अलावा जो आकाश भाग्य साम्राज्य में किसी से भी कम नहीं थी, किन शिंगक्सुआन को वास्तव में स्वर्ग द्वारा आशीर्वाद दिया गया था और उसकी पीढ़ी में उसे कोई मैच नहीं मिला था। उसने अपनी उम्र में कभी भी निराशा का आधा औंस भी महसूस नहीं किया था, इसलिए किन शिंगक्सुआन अहंकार के एक आत्मविश्वास के साथ बड़ा हुआ था। लेकिन आज अचानक वह एक हमउम्र युवक से हार गई। यद्यपि उसकी ताकत उससे कम थी, फिर भी उसकी प्रतिभा, योग्यता और अभिलेख लेखन में उपलब्धियां उससे मीलों आगे थीं। शिलालेख तकनीक के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वह एक छोटी सी नवजात थी जिसने उड़ना नहीं सीखा था, और वह एक उड़ता हुआ बाज था जो आसमान पर राज करता था। अंतर बस बहुत बड़ा था। वह निराश थी, लेकिन किन शिंगक्सुआन उदास या निराश नहीं थी। वह वास्तव में उत्साहित थी, क्योंकि अब उसे एक लक्ष्य मिल गया था। अब वह खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकती थी। इस युवा लड़के के लिए किन शिंगक्सुआन जिज्ञासा से भरा हुआ था। वह ये भी आशा रखती थी कि वह भविष्य में उसकी मित्र बनेगी और उसके साथ अपने अनुभव साझा करेगी। वह इन आदान प्रदानों से सीख सकती है और शिलालेख तकनीकों के बारे में अपनी समझ को और बढ़ा सकती है। लेकिन उसे याद आया कि इससे पहले भी उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया था। किन शिंगक्सुआन को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लड़कियां स्वाभाविक रूप से पतली चमड़ी वाली, शर्मीली और घमंडी होती थीं। कुलीन परिवारों की सुंदर लड़कियां भी ऐसी ही होती थीं। भले ही वह दिल से उसकी दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन उस एक बार की गलती के कारण वह उसे दोबारा आमंत्रित करने के लिए खुद पहल नहीं कर पा रही थी। लिन मिन का जवाब सुनने के बाद मुई अंततः अपने अविश्वास की भावना से खुद को संभालने में कामयाब हो गया। ये सचमुच अविश्वसनीय था। उन्होंने मूलतः यह अनुमान लगाया था कि शिलालेख प्रतीक के निर्माता के पास शरीर परिवर्तन के तीसरे स्तर से आगे की साधना नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका अनुमान गलत था। लिन मिन की साधना केवल प्रथम स्तर के शिखर पर थी, लेकिन उसकी ठोस नींव और उसकी आत्मिक शक्ति के घनत्व और परिशुद्धता के कारण उसने ये भ्रम पैदा कर दिया था कि वह वास्तविकता से कहीं अधिक ऊंचा था। इस सघन आत्मबल के कारण उसे भय था कि यह युवक शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल मैनुअल का अभ्यास करता है। इस प्रकार का कौशल मैनुअल केवल सबसे प्राचीन और शक्तिशाली कुलों के पास ही होगा। इसके अलावा ये युवा लड़का बहुत मेहनती और समर्पित था। उदाहरण के लिए, उसने अभी अभी उस क्रूर जानवर को चाकू की पीठ से काट डाला था। शायद ये युवा लड़का किसी प्राचीन कुल से आया था, या उसे किसी सर्वोच्च गुरु का समर्थन प्राप्त था। ये सोचते हुए मुई ने एक गहरी सांस ली और सम्मान भरे लहजे में पूछा, माफ कीजिए, क्या मैं आपके आदरणीय गुरु का नाम पूछ सकता हूँ? मुई का स्काई फॉर्चून किंगडम में उच्च और अलग स्थान था। यहाँ तक कि अगर वह सम्राट के पास भी जाता तो उसे झुकने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस सम्मानजनक अभिव्यक्ति से ये देखने के लिए पर्याप्त था कि लिन मिन के पीछे इस सर्वोच्च और रहस्यमय गुरु के प्रति उनके मन में कितना गहरा विस्मय और श्रद्धा थी। लिंग मिंग ने कहा, यह क्षमा करें वरिष्ठ, लेकिन मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि उनका नाम बोलना वर्जित है। सच तो यह है कि मेरे माता पिता अब यह नहीं जानते कि मैंने एक गुरु के पास प्रशिक्षुता कर ली है। जब मैं 12 साल का था, तब मेरे गुरु ने मुझे ढूंढा और मुझे कुछ कौशल सिखाए। लिन मिंग बचपन से ही ग्रीन मलबेरी सिटी में रहता था, इसलिए इसकी जांच करना आसान था। उन्होंने संदेह से बचने के लिए जितना संभव था उतना कम कहा। मुई ने कहा, मैं अपने शब्दों में अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। इतने उच्च कौशल वाले बुजुर्ग दुनिया के चारों कोनों का दौरा करते हैं, इसलिए उनके ठिकानों के बारे में पता लगाना कठिन है। मुझे इतनी जल्दबाजी में पूछताछ नहीं करनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि छोटे भाई की शिलालेख तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि यह आकाश भाग्य साम्राज्य से किसी के संबंधित होने की संभावना नहीं है। संभवतः किसी प्राचीन संप्रदाय से कोई है। मुई ने कहा कि वह ये नहीं पूछना चाहता था कि लिन मिन का स्वामी कौन था, लेकिन वह अभी भी अस्पष्ट था और कुछ जानकारी पूछना चाहता था। आखिरकार ऐसे महान गुरु को एक बार भी देखना दुर्लभ है। यदि कोई देख भी ले, तो शायद यह उसका अपना सौभाग्य ही हो सकता है। मुई बहुत लंबे समय से हाओयन सीमा के शिखर पर अटका हुआ था। वह हमेशा अगले चरण की दहलीज पार करना चाहता था, लेकिन मार्गदर्शन के बिना एक भी कदम दुर्गम खड्ड में तब्दील हो जाता है। स्काई फॉर्चून किंगडम के 8 वर्षों के इतिहास में कई पल्स संक्षेपण मार्शल कलाकार हुए हैं, और उनमें से कई प्रतिभाएं थीं जो हाओयन मंच तक भी पहुंची। हालांकि 7 गहन घाटियों में प्रवेश करने वाली अद्वितीय प्रतिभाओं की उपेक्षा करते हुए तब स्काई फॉर्चून किंगडम में एक भी जियानटियन मास्टर नहीं था। यदि अस्थि निर्माण से लेकर नाड़ी संघनन तक का कदम एक छोटी सी धारा के समान था, तो हाउतियान से शियाटियां तक का मार्ग एक उग्र सागर के समान था। यदि कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय के निर्देश पर निर्भर न होकर अपने स्वयं के कौशल और व्यक्तिगत खोज पर निर्भर रहता है, तो जियानटियन चरण में प्रवेश करने की संभावना शून्य के करीब थी। मुई के लिए किसी संप्रदाय में प्रवेश करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसकी एकमात्र आशा एक शक्तिशाली बुजुर्ग से मिलना था जो उसे 1 या 2 संकेत दे सके, और इस प्रकार उसे यह आशा भी दे सके कि वह एक दिन जियानटियन स्तर को पार करने का सपना देख सकेगा। वह अंततः जियानटियन स्तर में प्रवेश करना नहीं चाहता था,
वह केवल दिशा जानना चाहता था ताकि उसे एक लक्ष्य मिल सके, ताकि वह अपने जीवन के बाकी समय में अनजान और खोया हुआ न रहे। लिन मिंग ने कहा, मेरे गुरु एक सन्यासी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने एक संप्रदाय में प्रवेश किया है। जब मुई ने यह सुना तो उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। उसे किसी संप्रदाय में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन लिन मिंग के गुरु ने पहले ही अपना संप्रदाय छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, यदि आपके गुरु ने अपना संप्रदाय छोड़कर यात्रा की है तो उनकी साधना अवश्य ही बहुत उच्च रही होगी। वह संभवतः किसी ऊंची सीमा तक पहुंच गया था। शायद वह जियानटियन चरण से ऊपर था। मुई के लिए जियानटियन चरण एक अत्यंत दूर का आदर्श था। उन मार्शल कलाकारों के लिए जो किसी संप्रदाय में नहीं थे, जियानटियन चरण की तो बात ही छोड़िए, इसके ऊपर के चरण और भी अकल्पनीय होंगे। मुई का सवाल सुनकर लिन मिंग को आखिरकार इस बूढ़े आदमी के इरादे समझ में आ गए। अपने इस तथाकथित मालिक में उसकी रुचि बहुत प्रबल थी। उसकी आंखें उत्सुकता और गंभीरता से भरी थीं। वह अवश्य ही अपनी साधना के लिए कुछ उत्तर खोज रहा होगा। स्वयं अभ्यास करना बहुत कठिन था। आखिरकार मुई इतनी वृद्धावस्था में था, वह संभवतः अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये सोचते हुए लिन मिंग ने बुजुर्ग की आत्मा के टुकड़े की यादों पर विचार किया। ये स्मृतियां, यद्यपि मार्शल आर्ट साधना की कुछ स्मृतियां थीं, किंतु वे संपूर्ण नहीं थीं। लेकिन इसमें ज्यादा मूल्य नहीं था, इसलिए एक दो बातें कहना आसान था। लिन मिंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि मास्टर की सीमा क्या है, लेकिन मास्टर ने एक बार कहा था कि मार्शल तरीका दो प्रमुख भागों में विभाजित है। वह अब दूसरे भाग पर विचार कर रहे थे। ओह, कौन से दो भाग? मुई की आंखें चमक उठीं। उन्हें एक भी शब्द छूटने का भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि एक विद्वान वरिष्ठ व्यक्ति से शब्द सुनने का अवसर सचमुच अनमोल था। किनशिंगक्सुआन की आंखें भी चमक रही थीं, और वह लिन मिंग की बात श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुन रही थी और उसने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। लिन मिंग ने कहा, मार्शल आर्ट दो प्रमुख भागों में विभाजित है। पहले मार्शल पद का अभ्यास करें और फिर ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांतों को समझें। मार्शल पद का अभ्यास करना शरीर का अभ्यास करना है। स्वयं को प्रबुद्ध करना आत्मा का विकास करना है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि जीवन कड़वाहट का असीम सागर है। खेती करना जल को पार करने का मार्ग था। शरीर को विकसित करना समुद्र पार करने वाली नाव बनाने के समान था, और आत्मा को विकसित करना नाव को चलाने के लिए पतवार बनाने के समान था। यदि कोई शरीर का अभ्यास नहीं करता तो नाव स्थिर या मजबूत नहीं होगी, तूफान आसानी से उसे उलट देगा। यदि कोई आत्मा का विकास नहीं करता तो उसकी प्रेरणा और इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, और भले ही उसकी पूर्व निर्धारित मृत्यु निकट हो, वे दूर के तटों तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। लेकिन शरीर की साधना और आत्मा की साधना, हाउतियान से जियांतियान अवस्था में संक्रमण का अंतर है। हाउतियान से पहले मार्शल कलाकार शरीर की साधना करेगा, जियानतियान के बाद मार्शल कलाकार आत्मा की साधना करेगा। जियानतियान के बाद आत्मा की खेती। जैसे ही मुई ने यह सुना वह चौंक गया, और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने वर्षों तक अभ्यास करते हुए भी वह छोटा सा कदम उठाने में असमर्थ रहा। उसे एहसास हुआ कि वह पूरे समय गलत दिशा में जा रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियानटियन मंच ऐसा होगा। वह बुदबुदाया, और जियानटियन का क्या मतलब है? लिन मिंग ने कहा, मास्टर ने एक बार कहा था कि इसका उत्तर इस बात में निहित है कि गर्भ में बच्चा कैसे सांस लेता है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य गर्भ में शिशु होते हैं तो वे अपनी नाक या मुंह से सांस नहीं ले सकते, बल्कि उन्हें पोषण के लिए मां पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह वे सांस लेते हैं। यह जियानटियन की विशेषता है। जन्म के बाद मनुष्य नाक और मुंह से सांस ले सकता है। ये सांसारिक वायु अशुद्धियों से भरी हुई है जो धीरे धीरे जमा होती रहती है। यह हाउटियन की विशेषता है। जियानतियान अवस्था में आत्मा अतुलनीय शांति और शांति की स्थिति में प्रवेश करती है। उनका शरीर अपने आसपास के वातावरण के साथ व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है, और आत्मा दुनिया के प्रति जागरूक हो जाती है और प्रकृति के साथ संवाद करने में सक्षम हो जाती है, यहाँ तक कि वह आत्मिक शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को भी सक्रिय करने में सक्षम हो जाती है। यही सच्चा जियानटियन है। लेकिन हौतियान से जियानतियान तक जाने के लिए और गर्भ की स्थिति में लौटने के लिए हर जड़ को काटना होगा। तो मैं समझ गया, ऐसा ही है, मुई ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में प्रशंसा और निराशा दोनों झलक रही थी। इस युवा लड़के ने सहजता से कुछ शब्द बोल दिए जो प्राचीन ज्ञानोदय से मिलते जुलते थे। यदि इस लड़के के पास ये शिक्षाएं होती, शीर्ष स्तरीय जियानटियन कौशल मैनुअल द्वारा निर्देशित, तो वह जल्द ही एक मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता। संप्रदाय और कबीले अपनी विरासत पर भरोसा करने में सक्षम थे। एक मार्शल कलाकार जो अपने रास्ते में आने की कोशिश करता, उसके लिए इन चीजों के बारे में सोचना संभव नहीं होता। मुई ने दुख जताते हुए कहा, कितना हास्यास्पद है। ये सोचिए कि मैं 36 वर्ष की आयु में नाड़ी संक्षेपण तक पहुंच गया और फिर 50 वर्ष की आयु में हाउटियन तक पहुंच गया, और उसके बाद मैंने जियानटियन क्षेत्र में कदम रखने के लिए अपने सभी प्रयासों को समाप्त करने में 60 साल बिताए। और मैं पूरे समय गलत था। मैं अब तक गलत रास्ते पर चल रहा था। मैंने 60 साल बर्बाद कर दिए। शोचनीय, सचमुच शोकाकुल। मुई का चेहरा उत्साहित था, फिर भी उसकी भावनाएं जटिल थीं। लिन मिंग एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था, उसका दिल आहें भर रहा था।
इस बूढ़े व्यक्ति को विरासत में कुछ नहीं मिला था और फिर भी वह जियानटियन सीमा में कदम रखना चाहता था। ये स्वाभाविक रूप से निराशाजनक था। ऐसा करने के लिए किसी संप्रदाय की विरासत और समझ की आवश्यकता थी, लेकिन कौन सा संप्रदाय अपने रहस्यों को फैलने से रोकने के लिए हठधर्मिता नहीं बरतेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हाउतियान से जियानतियान तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मा को गर्भ की स्थिति में वापस लाना पड़ता था। इसके लिए सबसे कीमती और दुर्लभ दवाइयों की आवश्यकता थी। इन औषधियों, उत्पादन विधियों और दुर्लभ सामग्रियों पर संप्रदायों द्वारा कड़ा नियंत्रण रखा गया था। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, शाही परिवार भी इसे नहीं खरीद सकता था। इसलिए भले ही लिन मिंग ने मुई को अपनी ये यादें बताई हों, भले ही वह उनका उपयोग जियानटियन चरण में आगे बढ़ने के लिए करना चाहता हो, ये संभव नहीं था। इसलिए लिन मिंग ने कहा, वरिष्ठ, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मास्टर ने एक बार कहा था कि यदि किसी के पास कबीले का समर्थन नहीं है, भले ही किसी ने एक कौशल पुस्तिका प्राप्त की हो जो उन्हें जियानटियन चरण में प्रवेश करने की अनुमति देती है, फिर भी ये असंभव होगा। मुई ने कहा, मुझे पता है, बस इतना है कि मैं लंबे समय से जियानटियन स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। यह मेरी जीवन भर की इच्छा है। भले ही मैं अपनी यह इच्छा पूरी न कर पाऊं, लेकिन कम से कम मुझे इसकी दिशा देखने और यह जानने का मौका तो मिले कि मैं कहाँ गलत था, तो मैं भी शांति से और बिना किसी पछतावे के मर सकता हूं। यद्यपि मुई ने ये शब्द आसानी से कहे, परंतु उनके पीछे का स्वर एकाकीपन से भरा था। लिन मिंग ने भी अपरिहार्य रूप से भावुक होकर आह भरी। यदि उसने वह रहस्यमय जादुई घन प्राप्त नहीं किया होता, तो शायद वह भी मुई की तरह होता। हावाईयन स्तर पर पहुंचने के बाद वह हमेशा जियानटियन क्षेत्र तक पहुंचने के उस भ्रामक आजीवन सपने को खोजने की कोशिश करता रहता, और अंततः मरने के बाद भी उसे इस बात का पछतावा होता। मुई ने लंबे समय तक विचार किया और अंत में लिन मिंग से कहा, छोटे दोस्त, पहली बार मिलने के बाद भी मुझे पुराने दोस्तों जैसा महसूस हो रहा है। अगर इस छोटे दोस्त को मेरी बुढ़ापे से कोई परेशानी नहीं है, तो मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहूंगा। लिन मिंग की भी मुई के प्रति अनुकूल धारणा थी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट का गंभीरतापूर्वक अनुसरण किया था। उन्होंने कहा, लिन मिंग भी आपका दोस्त बनना चाहेगा। हाँ, तो फिर आज जितना भाग्यशाली दिन कोई और दिन नहीं है। आइए हम नीचे चलें और ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में दावत का आनंद लें। हम शराब पियेंगे और तेजी से और स्वतंत्र होकर बोलेंगे। कैसा रहेगा मित्र? लिन मिंग ने थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई और फिर सहमति दे दी। उन्होंने ये भी कहा, वरिष्ठ, शिलालेख तकनीक के बारे में मैं वरिष्ठ से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे मेरे लिए गुप्त रखें। यद्यपि लिन मिंग ने अपने लिए एक काल्पनिक स्वामी बनाया था, लेकिन वह उन लोगों से भी बचना चाहता था जो लालच में अंधे हो गए थे और किसी भी हालत में जोखिम लेने को तैयार थे। इसलिए इन अंकन तकनीकों के बारे में संयमित रहना ही बेहतर था। मुई ने लिन मिंग की चिंताओं का सही अनुमान लगाया और कहा, छोटे भाई लिन को राहत महसूस हो रही है। जब तक स्काई फॉर्चून सिटी का मार्शल क्वार्टर मौजूद है, मैं आपकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता हूं। यदि छोटे भाई को कोई परेशानी हो तो आप मुझे एक ध्वनि संचारक ताबीज भेज दीजिए और मैं स्वयं उसका समाधान कर लूंगा। इस बारे में, लेकिन अब मैं सब कुछ जान सकता हूं, लेकिन छोटे भाई लिन को शिलालेख प्रतीक क्यों बेचना होगा और ग्रेट क्लैरिटी मंडप में भी काम क्यों करना होगा? क्या यह अभ्यास के लिए है? मुई के ये पूछने पर लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आर्थिक कारणों से है। गुरु जी ने मुझे पढ़ाया लेकिन कभी पैसे नहीं दिए। मेरा परिवार साधारण है, इसलिए मेरे लिए मार्शल पथ पर चलना पर्याप्त नहीं है। इस तरह, ये एक सच्चे मार्शल कलाकार का तरीका होना चाहिए। कोई क्रोध नहीं, कोई अपव्यय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई आलस्य नहीं, और आत्मा को मजबूत करने के लिए सच्चा कष्ट। आपके गुरु ने सचेत रूप से ये निर्णय लिया होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनके अपने कारण और सत्य होंगे। ऐसी स्थिति में, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह आपके स्वामी की राय के विरुद्ध है या नहीं, लेकिन यदि छोटा भाई लिन अभी भी आपके शिलालेख प्रतीकों को बेचना चाहेगा, तो मैं उन्हें बाजार मूल्य पर खरीद सकता हूं। यदि यह ज्वाला उत्कीर्ण शिलालेख प्रतीक है, तो क्या 3000 स्वर्णटैल पर्याप्त होंगे? जब लिन मिंग ने यह कीमत सुनी तो उसका दिल लगभग छाती से बाहर निकल आया। 3000 स्वर्णटैल, 3000 स्वर्णटाइल, लेकिन चूंकि उसके पास 3 थे, इसलिए यह 9000 स्वर्णटाइल हुआ। हालांकि लिन मिंग को उम्मीद थी कि उसके शिलालेख प्रतीकों की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसे 9000 स्वर्णटैल मिल सकते हैं। 9000 स्वर्णटैल क्या अवधारणा थी? लिन मिंग के परिवार के रेस्तरां का मूल्य भी 3000 स्वर्णटैल था। अगर वह उस रेस्तरां को खरीद पाता तो उसके माता पिता को हर दिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके पास 6000 स्वर्णटैल बचेंगे और वह इसका उपयोग दवाइयों के लिए कर सकेगा। वह कोई भी शारीरिक परिवर्तन की गोली या मांसपेशियों को बदलने वाली गोली खरीद सकता था और उसे चावल की तरह खा सकता था। जहां तक रक्त जिनसेंग और अन्य दवाओं का सवाल है, वह एक को खा सकता था और एक को फेंक सकता था, क्योंकि लिंग मिंग के लिए एक और शिलालेख प्रतीक बनाना एक आसान काम था। लिंग ने अपने दिल में उत्साह को शांत किया और मुई से कहा, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। मुई ने स्वाभाविक रूप से लिन मिंग की खुशी देखी। जब लिन मिंग अपने मालिक के साथ था, तो उसने एक साधारण और गरीब जीवन व्यतीत किया था, लेकिन अब वह अचानक इस जीवंत राजधानी शहर में आ गया था। एक 15 वर्षीय युवक के लिए दुनिया के सभी आश्चर्यों, विस्मय और खजानों का विरोध करना कठिन होगा।
मुई ने कहा, छोटे भाई लिन का शिलालेख प्रतीक स्वाभाविक रूप से इस कीमत पर है। इसके अलावा कृपया मुझे वरिष्ठ न कहें। मेरा नाम मुई है, मेरा पूरा नाम मुई जो है, सिर्फ मुई ही ठीक है। यह लिन मिंग थोड़ा हिचकिचाया। यद्यपि वह नहीं जानता था कि यह बूढ़ा आदमी कौन था, फिर भी उसे किन शिंगक्सुआन के सम्मानपूर्ण रवैये को देखकर यह संदेह हो गया कि इस आदमी का दर्जा ऊंचा है। लेकिन लिन मिंग परंपराओं से प्रभावित व्यक्ति नहीं था। चूंकि मुई ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही रहने दो। उसने बस सहमति में सिर हिला दिया। मुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंगक्सुआन, चलो ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में एक भोज के लिए एक कमरा अलग रख देते हैं। मैं अपने छोटे भाई लिन के साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। किन शिंगशुआन चुप था। वह लिन मिंग की यह व्याख्या भी ध्यान से सुन रही थी कि जियानटियन होने का क्या मतलब है। अब उसने मुई को ये कहते हुए सुना। वह उत्साह से बोली, हाँ गुरुजी। जब ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन के कर्मचारियों को पता चला कि मुई एक भोज का आयोजन कर रहा है और उसने लिन मिंग को पीने के लिए आमंत्रित किया है, तो हर कोई हैरान रह गया। मुई किस प्रकार का व्यक्ति था। वह मार्शल क्वार्टर के सम्मानीय अधिकारी थे, जिन्हें दरबार में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किन शिंगशुआन के गुरु, युवराज के शिक्षक भी थे। भविष्य में मुकुट मूल्य सिंहासन पर चढ़ेगा और मुई सम्राट का शिक्षक होगा। इतना ही नहीं, बल्कि मुई की साधना अत्यधिक गहरी थी और वह शिलालेख तकनीकों में भी कुशल थे और खगोल विज्ञान, भूगोल और भविष्यवाणी की प्राचीन कला में भी निपुण थे। वह सचमुच एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, यहाँ तक कि सम्राट को भी उन्हें 3 सम्मान अंक देने पड़े। लेकिन उसने वास्तव में हड्डियां निकालने वाले लड़के लिन मिंग को खाना खाने के लिए कहा। इसके अलावा जब वे दोनों रसोई घर से बाहर निकले तो ऐसा लगा कि वे बहुत ही परिचित तरीके से बात कर रहे थे, जैसे कि वे समकालीन हों। लिन मिंग की पृष्ठभूमि कैसी थी? यदि उनकी वास्तविक पृष्ठभूमि छोटी नहीं होती तो क्या वे स्वेच्छा से ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में हड्डी हटाने के काम के लिए आते? जैसा कि कहावत है, वह सज्जन व्यक्ति रसोई घर से बहुत दूर खड़ा था। रसोई घर और विशेषकर कसाई का काम हमेशा से ही युद्ध कलाकारों और विद्वानों द्वारा तिरस्कृत और नीची दृष्टि से देखा जाता था। लिन मिंग के पास हड्डियों को अलग करने का कौशल था जिसकी वे प्रशंसा करते थे, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि यह एक परिष्कृत कार्य था। उस पेरिब्स चॉपर की पृष्ठभूमि क्या है नन्ही लिन? मैं वास्तव में नहीं जानता। मेहमानों को खाना परोस रहे 2 वेटर खाना परोसते समय आपस में बातचीत करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे दोनों समर्पित कर्मचारी थे जो उच्च स्तरीय अतिथियों की सेवा करते थे और दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वे देखने में बहुत सुंदर थे और कविता और चित्रकला की ललित कलाओं में भी निपुण थे। उन्होंने सबसे पहले मुई और किन जिंगसुआन को ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में प्रवेश करते देखा और चौंक गए। आखिरकार इस प्रकार के सम्मानित अतिथि दुर्लभ थे और एक बार ऐसा हुआ था तो अच्छी सेवा के लिए 10 स्वर्ण टैल का इनाम था, जो 2 महीने के वेतन के बराबर था। लेकिन उन्होंने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि वे लिन मिंग की तलाश में आए हैं। भोज के व्यंजन साधारण थे, लेकिन स्वाद और बनावट में बहुत उत्तम थे। ये शराब कई 100 स्वर्ण टैल की थी और इसे लाल ड्रैगन शराब कहा जाता था। इसे विशेष रूप से एक गुप्त नुस्खे के माध्यम से तैयार किया गया था और इसमें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलाई गई थीं। एक मार्शल कलाकार जो इसे पीता है, उसकी आंतरिक चोटें ठीक हो सकती हैं और उच्च स्तर की साधना के साथ साथ एक मजबूत और फिट शरीर प्राप्त हो सकता है। हालांकि शराब बनाने की विधि जटिल थी और प्रयुक्त सामग्री कीमती थी। लिन मिंग की तो बात ही छोड़िए, अभिजात वर्ग के कनिष्ठ लोग भी इसका स्वाद नहीं ले सकते थे। भोज में मुई ने लिन मिंग से पूछना चाहा कि क्या वह मार्शल क्वार्टर में रहना चाहेंगे, लेकिन लिन मिंग ने सोचा कि वहां मार्शल आर्ट का अभ्यास करना असुविधाजनक होगा और लोगों को उनके रहस्यों को जानने से रोका जा सकेगा, इसलिए उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। मुई को हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इन सब बातों के बाद लिन मिंग के बारे में उनकी राय और मजबूत हो गई। जाने से पहले उन्होंने 9000 स्वर्ण टैल और एक स्वर्ण बैंगनी वीआईपी कार्ड छोड़ दिया। इस कार्ड के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक दुकान से 10% की छूट प्राप्त करना संभव था और स्काई फॉर्चून सिटी में लगभग हर बड़ा जहाज उनके अधीन था। अंततः वह 9000 टन सोना प्राप्त करने में सफल हो गया। उसने इस मोटे सोने के नोट को देखा और बहुत उत्साहित महसूस किया। उसका खून खौल उठा और अंततः उसने गर्व से सिर उठाया। 9000 स्वर्ण ताइल और वह 3000 स्वर्ण ताइल अपने माता पिता को भेजेगा। उसके पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त धन बच जाएगा, जिससे वह आसानी से शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण में प्रवेश कर सकेगा। यदि उसने बहुमूल्य औषधियां प्राप्त कर ली और उनका प्रभाव अभिलेख तकनीक से बढ़ा दिया, तो बाद में नाड़ी संघनन काल को तोड़ना भी आसान काम होगा। वह मार्शल आर्ट के रास्ते पर बहुत दूर तक जाने के लिए अभिशप्त है। यदि अतीत में जुयान एक पहाड़ की तरह था जिसे लिन मिंग केवल अत्यधिक प्रयास से पार कर सकता था, तो अब जुयान केवल मार्शल आर्ट के अपने रास्ते पर एक कदम हो सकता है। लिन मिंग केवल उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए उस पर कदम रखेगा। लिन मिंग बहुत अच्छे मूड में था। उन्होंने लिन शियाओदोंग को सूचित करने के लिए एक ध्वनि संचारक ताबीज दिया। डोंग डोंग, चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खरीदारी कराऊंगी। मैं तुम्हें 100 खजाने वाले हॉल के प्रवेश द्वार पर देखूंगा। लिन शियाओदोंग ने कई बार लिन मिंग की मदद की थी। इस प्रकार की भावना अमूल्य थी। और अब चूंकि उसकी स्थिति बेहतर हो गई थी क्योंकि उसके पास धन आ गया था, तो स्वाभाविक रूप से वह उसकी मदद करेगा। मनुष्य को सदैव एहसान चुकाना चाहिए। खरीदारी के लिए जाओ।
लिन शियाओदोंग ने ध्वनि संचारण ताबीज को देखने के बाद मन ही मन सोचा, क्या इस पागल आदमी के पास ध्वनि संचारण ताबीज का उपयोग करने के लिए भी पैसे हैं। लिन शियाओदोंग के 100 खजाने हॉल में पहुंचने के बाद लिन मिंग पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। भाई लिन, आप किस तरह की चीज खरीदना चाहते थे? क्या आप उन 3 प्रतीक पत्रों को बेचने में कामयाब रहे? लिन मिंग मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ अच्छी किस्मत मिली और मैंने सब बेच दिया। नहीं, लिन शियाओदोंग ने अतिशयोक्तिपूर्वक चिल्लाया। किस मूर्ख का फायदा उठाया गया? ये भी एक शगुन हो सकता है। वह थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, भाई लिन, आपने बहुत सारे बेच दिए, अगर भविष्य में लोग हमें ढूंढने आएंगे तो वे हम भाइयों को पीट सकते हैं। लिन मिंग ने झपट्टा मारा, हौफ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैंने लोगों को धोखा देने के लिए कुछ नकली शिलालेख बनाए हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने जानबूझकर लोगों को धोखा दिया है, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि अगर आपके शिलालेख चिन्ह काम नहीं करते तो क्या होता। अगर आज हम 100 स्वर्ण टैल खर्च करें तो समय आने पर हम पैसे चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। लिन मिंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है। चलो बस खरीदारी करने चलें। लिन मिंग यह बात तब कह रहा था जब उसने 100 खजाने वाले हॉल के प्रवेश द्वार पर सीधे कदम रखा था। लिन शियाओदोंग ने उसे मूर्खतापूर्ण नजर से देखा। उसने सोचा कि वे केवल यहीं मिलेंगे और फिर शायद शहर के चौराहे या किसी अन्य छोटी जगह पर खरीदारी करने चले जाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे सीधे 100 खजाने वाले हॉल में जाएंगे। इस स्थान पर अक्सर कई 100 या हजारों स्वर्ण मुद्राओं में वस्तुएं बेची जाती थीं। ये स्काई फॉर्चून सिटी की सबसे शानदार दुकानों में से एक थी। मेरे भाई, मेरे अपने प्यारे बड़े भाई, क्या हम सचमुच यहाँ खरीदारी करने जा रहे हैं? मम, यह यहाँ है, लिन मिंग ने दुकान में प्रवेश करते हुए कहा। दुकानदार ने लिन मिंग को कुछ हद तक पहचान लिया क्योंकि वह भी साधारण कपड़े पहने हुए था और युवा तथा छोटे कद का था। ये एक बहुत ही विशिष्ट दृश्य था और थोड़ा सोचने के बाद दुकानदार को याद आया कि लिन मिंग वही युवक था जिसने कुछ दिन पहले उसे शिलालेख चिन्ह बेचने की कोशिश की थी। दुकानदार तुरंत अधीर हो गया और बोला, आपने फिर कहा था, मैं आपके शिलालेख चिन्ह नहीं लूंगा। लिन मिंग को भी स्वाभाविक रूप से इस 100 खजाना हॉल के स्टोकीपर की याद आई। शुरू में जब वह निजी दुकानों पर गए तो किसी भी दुकानदार ने उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। ये दुकानदार वास्तव में मालिक नहीं थे। मालिक आमतौर पर कुछ अमीर चरित्र के होते थे और अक्सर दुकान में नहीं आते थे। वे दुकान का कारोबार संभालने के लिए किसी क्लर्क या दुकानदार को नौकरी पर रखते थे। बेशक उनका वेतन भी प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये दुकानदार स्वाभाविक रूप से लाभ का कुछ प्रतिशत कमाने के लिए धनी परिवारों के कनिष्ठों के साथ सम्मान से पेश आते थे। लिन मिंग अभी भी उस अनुभव से खिन्न था। लिन मिंग ने कहा, मेरे शिलालेख चिन्ह बिक गए, मैं आज यहाँ कुछ खरीदारी करने आया हूँ। बिका हुआ? दुकानदार की आंखों में हल्की सी घृणा झलक रही थी। उनके अनुभव के अनुसार इस शिलालेख के प्रतीकों का कोई मूल्य नहीं था। उनकी कीमत के हिसाब से ये अधिकतम कुछ दर्जन स्वर्ण टैल के बराबर होगा। ये देहाती आदमी सचमुच एक पहाड़ी था। यदि वह सोचता था कि सोने की कुछ दर्जन कहानियों ने उसे अमीर आदमी बना दिया है तो ये सचमुच हास्यास्पद था। कितना हास्यास्पद लड़का है। हालांकि दुकानदार ने उसे बाहर नहीं फेंका। 100 ट्रेजर हॉल ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था जिसके अनुसार केवल पैसे वाले लोगों को ही वहां आने की अनुमति हो। लिन मिंग ने चमकदार मंडप की अलमारियों को देखा जो बहुमूल्य सामग्रियों और दुर्लभ वस्तुओं से भरी हुई थी। ये देखना वास्तव में आश्चर्यजनक था। लिन शियाओदोंग ने उसके लिए जो 100 साल पुराना जिनसेंग खरीदा था, उसे यहाँ केवल घटिया माल ही माना जा सकता था। इसके अलावा वहाँ दुर्लभ और बहुमूल्य दवाइयाँ, सामग्रियाँ, मास्टर क्लास शिलालेख चिन्ह, यहाँ तक कि कई हजार सोने के टैल मूल्य के खजाने भी मौजूद थे। लिन मिंग ने सहजता से कहा, जियाओडोंग, क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? लिन शियाओदोंग ने मुस्कुराकर कहा, भाई लिन, आज आप कौन सा पागलपन भरा गाना गा रहे हैं? आह! यद्यपि इसमें झांकने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन क्या आपने दुकानदार की उस नज़र को नहीं देखा, जैसे हम कोई गंवार हों? इससे सचमुच मेरा पूरा शरीर असहज हो गया। लिंग माइंड ने कहा, वह एक छोटी सोच वाला मूर्ख है। वह क्या सोचता है, इसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कुछ चुनने नहीं जा रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। या फिर आप एक लचीला कवच खरीदें। लिन शियाओदोंग ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। भाई लिन, चलो अपना समय बर्बाद न करें। अगर मैंने 100 खजाना हॉल में कुछ चुना तो हमारे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे और वे हमारे पीछे आएंगे। इसके बारे में सोचो। जब वह समय आएगा तो तुम तेज दौड़ोगे, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा मोटा हूं इसलिए पीछे रह जाऊंगा और पिट जाऊंगा। लिन मिन को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले, इसलिए उसने कहा, मैंने आपका समय कब बर्बाद किया है? किस समय तुमने इन बुरी योजनाओं के बारे में नहीं सोचा? आहा, मेरी तरफ देखो, मैं एक ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया करो। लिन मिंग हंसा और अपने कपड़े थोड़े खोल दिए। उसकी छाती की जेब के पास सुनहरे नोटों के किनारे थे। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या ये पैसा नहीं है? लिन शियाओदोंग ने लाल लिफाफे में उन असंख्य सुनहरे बैंक नोटों को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिमाग खाली हो गया है और उसकी आंखें सुस्त हो गई हैं। ये प्रत्येक 1000 स्वर्ण टैल मूल्य के बैंक नोट हैं।
ये वास्तव में 1000 स्वर्ण टाइल बैंक नोट निकला। इसके अलावा वह मोटाई से देख सकता था कि इसमें एक से अधिक, संभवतः 10,000 सोने के टैल थे। 10,000 स्वर्ण टैल तक। यह क्या था? लिन शियाओडोंग को शॉर्ट सर्किट हुआ और वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। भाई लिन, तुमने लोगों को लूटा। यह सही नहीं है। अपनी मार्शल आर्ट के बावजूद भी तुम्हें इतनी चोरी नहीं करनी चाहिए। लिन शियाओडोंग की यह बात सुनकर लिन मिन का माथा काली रेखाओं से भर गया। हे भगवान, यह आदमी, उसने अनिच्छा से कहा, मुझे शिलालेख बेचने के लिए पैसे मिले हैं, आप बस मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। शिलालेख प्रतीक? आपने कहा कि वे 3 टॉयलेट पेपर शिलालेख प्रतीक थे, आपने बेचा। वे कितने में बिके? 3000 स्वर्ण टैल। 3000। लिन शियाओडोंग का गोल मटोल चेहरा कांपने लगा। वह चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज कम कर ली, इस डर से कि कहीं दूसरे लोग उसकी बात सुन न लें। तुमने उन्हें 3000 सोने के टैल में बेच दिया। तुमने कहा था कि तुमने 1 महीने तक अभ्यास किया है और तुम किसी तरह एक ऐसा शिलालेख चिन्ह बना सकते हो जिसे 3000 स्वर्ण टैल में बेचा जा सके। लिन मिंग ने सिर हिलाया। लिन शियाओडोंग उसका सबसे अच्छा दोस्त और अच्छा भाई था। वह उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था और नहीं छिपा सकता था। अगर वह लिन शियाओडोंग को कुछ पैसों से मदद करना चाहता था तो उसे ये भी समझना होगा कि क्या हुआ था। इसके अलावा भविष्य में सबसे अधिक संभावना है कि वह किन शिंगक्सवान, मुई या अन्य उच्च स्तरीय व्यक्तियों से संपर्क करेगा और लिन शियाओडोंग से सच्चाई को छिपाना असंभव होगा। तुम तो बस मेरी बुद्धि का अपमान कर रहे हो, लिन शियाओडोंग ने कहा। आपने केवल 1 महीने का अभ्यास किया है और आप इस तरह का एक शिलालेख प्रतीक बना सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि मैं कोई 3 साल का बच्चा हूं जिसे आप ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि गोभी के पत्ते दुर्लभ दवाइयां हैं या कुछ और? लिन मिंग ने कंधे उचकाए। तथ्य तो तथ्य हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े भाई, ओह भाई लिन, मेरे साथ मत खेलो, बस मुझे बताओ कि क्या हुआ। लिन मिंग ने आह भरते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कुछ नहीं कहोगे। यह एक वादा है, लिन शियाओडोंग ने तुरंत घोषणा की। खैर, सच तो यह है कि मेरे पास एक गुप्त बात है। जब मैं 12 वर्ष का था, उस वर्ष मेरे गुरु प्रकट हुए और कहा कि मेरी प्रतिभा अच्छी है और मेरे पास अच्छी बुद्धि और एक महान भाग्य है। वह चाहते थे कि मैं विश्व शांति बनाए रखूं, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा करने का दायित्व सौंपा और मुझे अपना प्रशिक्षु बनाकर काम करने के लिए मजबूर किया। अंततः मैंने उनके साथ शिलालेख तकनीक का अध्ययन करना शुरू किया। मानो लिन शियाओडोंग को ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी खा ली हो। भाई लिन, क्या आप इसके बारे में गंभीर हो सकते हैं? लिन मिंग ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा वास्तव में एक गुरु है। बंद करो। अगर आपके पास एक मास्टर है और आपने कई वर्षों तक शिलालेख का अध्ययन किया है तो आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि शिलालेख तकनीक क्या है? लिन मिंग ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे केवल कौशल सिखाया और मुझे कोई पैसा नहीं दिया। जहां तक शिलालेख तकनीक का सवाल है, हालांकि मैंने इसका अध्ययन किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह किसी काम की है या नहीं। जब तक आपने मुझे नहीं बताया, तब मुझे पता चला कि मैं इसका उपयोग पैसे बनाने के लिए कर सकता हूँ। धत तेरी की। लिन शियाओडोंग को ऐसा लगा जैसे दुनिया पागल हो गई हो। यह ऐसा है जैसे आप एक छोटी सी बिल्ली को उठाकर कई वर्षों तक पालते हैं, खिलाते हैं और दुलारते हैं, फिर पाते हैं कि वह सबसे सुंदर स्त्री में बदल गई है और फिर वह अपदस्थ राक्षस सम्राट के प्रसिद्ध कबीले की राजकुमारी बन गई है जो संयोग से आपसे प्रेम करने लगी है। यह बिल्कुल वैसा ही मौका था। अच्छा, खैर, ओह, अब आप समझ गए होंगे। चलो शॉपिंग चलते हैं। लिन मिंग ने आत्माविहीन लिन शियाओडोंग को खींचा और लचीले कवच का चयन जारी रखा। लिन शियाओडोंग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था और उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पसंद नहीं था। वह इतना मेहनती था कि लिन परिवार में प्रत्यक्ष वंशज के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम था। लिन मिंग ने सोचा कि एक लचीला कवच जीवन बीमा के रूप में अच्छा होगा। ये लचीला कवच किस पदार्थ से बना है? लिन मिंग ने पूछा। दुकानदार ने अधीरता से लिन मिंग को देखा और कहा, यह दुकान का एक उच्च गुणवत्ता वाला खजाना है। इसका विवरण मेज के पीछे प्रदर्शित नोटों में है, खुद ही देख लो। उनके शब्दों में लिन मिंग का उच्च गुणवत्ता वाली दुकान में आने के लिए उपहास था। दुकानदार ने इतना व्यापार कर लिया था कि उसमें यह स्वाभाविक क्षमता विकसित हो गई थी कि वह पहचान लेता था कि कौन सामान खरीदेगा और कौन नहीं। जब कोई अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति दुकान पर आता तो वह उनका स्वागत करता और उनकी सहायता करता, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते थे उन्हें वह नजरअंदाज कर देता। और लिन मिंग का तो जिक्र ही क्या, जो न केवल साधारण दिखता था बल्कि कुछ दिन पहले ही उसे टॉयलेट पेपर बेचने आया था। इस तरह के लड़के का किसी भी तरह से अच्छा चरित्र होना असंभव था, इसलिए दुकानदार अधीर हो गया। लिन मिंग उस जगह गया जहां लचीला कवच था और उसने उसका विवरण पढ़ा। यह नर्म कवच 10,006 फुट लंबे डेरूलर भांग से बनाया गया था। इसे गोल्डन वुड रूट रेशम के कई हजार धागों के साथ मिश्रित किया गया था और 20 से अधिक उन्नत शिल्प तकनीकों के संयोजन से बनाया गया था। इसका मूल्य 392 स्वर्ण टैल था। इस प्रकार का उत्कृष्ट लचीला कवच खजाना था। ये शरीर परिवर्तन की चौथी परत तक के हमलों का सामना कर सकता है, लेकिन चौथी परत के बाद यह आसानी से टूट जाएगा, इसलिए लिन मिंग को इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो लिन शियाओडोंग के लिए अधिक उपयुक्त था। वह तब तक देखता रहा जब तक उसकी नज़र किसी चीज़ पर नहीं पड़ी। यह एक गोल्डन डियर की गोली और सोल गैदरिंग गोली थी। इससे पहले लिन मिंग ने कोई भी गोली नहीं ली थी क्योंकि उसकी कीमत बहुत अधिक थी।
औषधीय जड़ी बूटियों और क्रूर जानवरों के कच्चे माल को मिलाकर और फिर उन्हें परिष्कृत करके गोलियां और छर्रे बनाए जाते थे। ये केवल औषधीय जड़ी बूटियों या खतरनाक जानवरों की सामग्री का उपयोग करने से कई गुना बेहतर था। इसके अलावा इन सूत्रों के कारण ऐसे प्रभाव प्राप्त करना संभव हो गया जो औषधीय जड़ी बूटियां या क्रूर पशु पदार्थ अकेले प्राप्त नहीं कर सकते थे। स्वर्ण मृग की गोलियां बहुत दुर्लभ थीं। वे मुख्य घटक के रूप में 100 वर्ष पुराने स्वर्ण मृग के भ्रूण से बनाई जाती थीं तथा उनमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई जाती थीं। स्वर्ण मृग दुर्लभ थे और अधिकतर दूरदराज के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते थे। उनके लिए यह आसान नहीं था और एक स्वर्ण मृग का भ्रूण लेना उतना ही कठिन था जितना सुनने में लगता था। चूंकि स्वर्ण मृग की गोलियां हिरण के भ्रूण से परिष्कृत की गई थीं, इसलिए उनमें समृद्ध और सुगंधित जीवन शक्ति थी। इसके अलावा वे गर्भ के बाहर हवा के हाउतियन चरण से दूषित नहीं हुए थे। इस प्रकार शरीर की अशुद्धियों को दूर करना तथा आत्मिक शक्ति एवं शारीरिक साधना में वृद्धि करना संभव हो सका। इस प्रकार की गोली पीले चावल के दाने के आकार की होती थी जिसका मूल्य 200 स्वर्ण था। सोल गैदरिंग पैलेट को परिष्कृत करने के लिए भी बहुमूल्य कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसका मुख्य घटक 100 साल पुराना रक्त कवक था और गोली का मुख्य प्रभाव आत्मिक शक्ति के अवशोषण को बढ़ाना और मार्शल कलाकार की साधना को गति प्रदान करना था। इस तरह की गोली 200 सोने की भी थी, यहाँ तक कि कुलीन परिवारों के कनिष्ठों को भी इसे खरीदने के लिए अपनी बचत खर्च करनी पड़ी। लिन मिंग ने देखना बंद कर दिया क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह क्या खरीदना चाहता है। वह दुकानदार की ओर मुड़ा और बोला, मैं ये स्वर्ण काष्ठ जड़ रेशम कीट कवच ले लूंगा, इसे मेरे लिए लपेटो। मैं इस सूची में दी गई सामग्री के साथ साथ 6 गोल्डन डियर पिल्स और 10 सोल गैदरिंग पिल्स भी ले जाऊंगा, एक भी न चूके। लिन मिंग ने यह कहा और एक सूची निकाली जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लिखी थीं। इन सभी का उपयोग शिलालेखों के लिए किया गया था। उसने कुछ देर पहले ही नजर डाली थी और पाया था कि वे सभी यहाँ बिक चुके हैं। लिन मिंग की बातें सुनकर और यह बहुत लंबी सूची देखकर दुकानदार का चेहरा लाल हो गया। क्या इस देहाती आदमी ने सोचा था कि 100 खजाने वाला हॉल ऐसी जगह है जहां वह खेल सकता है? इतने बड़े ऑर्डर के लिए कम से कम कई हजार टैल सोने की लागत आएगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटा सा लड़का बाजार से बोक चौए खरीद रहा हो। कुछ हजार स्वर्ण ताल्स खर्च करके उन कुलीन परिवारों के बेटे भी इतना खर्च नहीं कर पाते। उन्होंने अधीरता से सूची लहराई और उसे काउंटर पर रख दिया। फिर कहा, मैं तुम दोनों को चेतावनी देने जा रहा हूं, जो कोई भी जानबूझकर 100 खजाने के हॉल में परेशानी पैदा करेगा उसके लिए गंभीर परिणाम होंगे। मैं तुम्हारी माँ को चेतावनी दूंगा। लिन शियाओडोंग ने दुकानदार के हाथ पर अपना हाथ पटक दिया। दुकानदार हमेशा से केवल व्यापार ही करता था और उसके पास मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रतिभा नहीं थी और लिन शियाओडोंग की जोरदार थपकी से वह दयनीय रूप से चिल्लाया। आप? दुकानदार को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह गुंडा 100 खजाने हॉल में हंगामा मचाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। देखो तुम घमंडी छोटे कमीने, हम युवा मालिकों के पास पैसा है। जैसे ही लिन शियाओडोंग ने यह कहा, उसने लिन मिंग के वस्त्र में हाथ डाला और उसकी छाती के पास रखे सुनहरे बैंक नोटों को निकाल लिया। उसने उन्हें 100 जिन की ताकत से काउंटर पर पटक दिया और काउंटर हिल गया। हाथ में सोने के नोट लेकर लिन शियाओडोंग का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। दुकानदार तो पहले से ही उसकी आंखों में खटक रहा था। इस बदतमीज आदमी को सबक सिखाने का मौका वह कैसे छोड़ सकता था। दुकानदार ने जब सोने के नोट देखे तो वह दंग रह गया। उसकी आंखें चमक उठी जब वह नोटों के ढेर में कुल रकम की गिनती तीव्रता से कर रहा था। वे प्रत्येक 1000 स्वर्ण टैल मूल्य के बैंक नोट थे। इस प्रकार कुल राशि कम से कम कई हजार टैल होनी चाहिए। उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि ये सुनहरे नोट असली थे। जब तक वह किसी ऐसे बैंक में जाता जो वाणिज्य मंडल का हिस्सा था, वह उन्हें सोने के टैल के बदले में बदल सकता था। दुकानदार को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने लिन मिंग और लिन शियाओडोंग का भी आंकलन किया। ये दोनों छोटे बच्चे किसी भी तरह से कुलीन परिवार के बच्चे नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लिन मिंग एक गरीब लड़का था जो घर घर जाकर प्रतीक पत्र बेच रहा था। अचानक उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? क्या उसने वास्तव में वे प्रतीक पत्र बेचे थे? यह असंभव था। एक प्रशिक्षु शिलालेखकार के शिलालेखों को इतने पैसे में बेचना अकल्पनीय होगा। दो नए अमीर लड़के, उसे एहसास नहीं था कि वे अचानक उच्च वर्ग के व्यक्ति बन गए थे और उनके सामने घमंडी व्यवहार कर रहे थे। दुकानदार के दिल में केवल उदासी थी, लेकिन पैसा ही भगवान था और यह एक मंदिर था। उसने अपना हाथ जो अंगूर की तरह सूज गया था रगड़ा और मुस्कुरा दिया। सूची लेकर उसने जल्दी से उसे स्कैन किया। इसमें ऐसी सामग्रियां सूचीबद्ध थीं जो सस्ती नहीं थीं। लिन मिंग ने जो वस्तुएं चाहिए थीं उनके अतिरिक्त उसने जल्दी से गणना करके यह अनुमान लगा लिया कि इस व्यापारिक लेन देन में लगभग 6000 टैल सोना लगेगा। ये 2 दुर्लभ खजानों की कीमत के बराबर था और कमीशन से वह अपने लिए 120 स्वर्ण टैल कमा सकता था। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। हालांकि उसका दिल अभी भी थोड़ा नाराज था, लेकिन इतनी बड़ी रकम को देखते हुए ये सब करना उचित नहीं था। दुकानदार ने गिड़गिड़ाकर सिर झुकाया और कहा, मेरी मूर्खता यह नहीं पहचान पाई कि इतने सम्मानित अतिथि यहाँ आए हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत सब कुछ तैयार कर देती हूँ। दुकानदार का शरीर बहुत अधिक गैस से फूला हुआ सो जैसा था, फिर भी वह हवा की तरह चल रहा था। लिन मिंग को विभिन्न प्रकार की सामग्रियां चाहिए थी जो स्टोर के विभिन्न भागों में उपलब्ध थीं, लेकिन दुकानदार बहुत फुर्तीला और हाथों से काम करने वाला था। उसने जल्द ही सभी चीजें एक साथ इकट्ठा कर ली।
दुकानदार के चेहरे पर चमक थी और उसने कहा, 2 सम्मानीय अतिथियों, कृपया सामान की प्रामाणिकता की जांच कर लें। कुल 5800 स्वर्ण टैल हैं। सामानों के ढेर को देखकर लिन शियाओडोंग ने लिन मिंग से पूछा, क्या ये सब कुछ है, भाई लिन? लिन मिंग ने कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि यही है। अब तक लिन शियाओडोंग का मुंह फड़क उठा और उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, ये शर्मनाक है, लेकिन मैं भुगतान करने के लिए एक अलग दुकानदार को देखना चाहूंगा। दुकानदार का प्रसन्न चेहरा तुरंत कठोर हो गया। 100 ट्रेजर हॉल्स जैसे उच्च श्रेणी के स्टोर में यह स्वाभाविक था कि एक दुकानदार का मूल्य उसकी बिक्री क्षमता पर निर्भर था, इसलिए यहाँ के सभी दुकानदार खुद बेची गई सभी वस्तुओं पर कमीशन लेते थे। लिन शियाओडोंग ने यह बात समझ ली और उस घिनौने आदमी को कड़ी सजा देने का फैसला किया। कृपया थोड़ा तेजी से काम करें, हम इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। दुकानदार को एहसास हुआ कि लिन शियाओडोंग जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और उसका दिल क्रोध से भड़क उठा। यदि किसी कुलीन घराने का कोई कनिष्ठ व्यक्ति उनसे मजाक करना चाहता तो वे उसे सहन कर लेते, लेकिन ये दोनों तो केवल कुछ नए नए आए हुए लोग थे जो कुछ धनवान बन गए थे। उन्हें अभी तक इतना अहंकारी होने का अधिकार नहीं था। वह स्वयं को उनकी दया पर कैसे छोड़ सकता था? उसकी आवाज़ ठंडी थी जब उसने कहा, इस 100 खजाने वाले हॉल में मैं अकेला दुकानदार हूँ। कौन सुझाव देता है कि मैं दूसरा ढूंढूं? तुम छोटे जोकर, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, जल्दी जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत कर दूंगी। आगे बढ़ो। दुकानदार ने उपहास किया। मालिक, बेवकूफ़ ने सोचा कि वह बॉस से सिर्फ इसलिए मिल सकता है क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है। वह कुछ और कठोर शब्द कहने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। सुनहरे नोटों में एक बैंगनी सोने के रंग का कार्ड था। यह वह कार्ड था जो मुई ने लिन मिन को दिया था, वीआईपी कार्ड। जो कोई भी इसका उपयोग करेगा उसे सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों पर स्वतः ही 10% की छूट दी जाएगी। यह मार्शल क्वार्टर और इंपीरियल फैमिली का बैंगनी सोने का वीआईपी कार्ड था। दुकानदार का दिल धड़क उठा। यह वीआईपी कार्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रॉयल फैमिली और मार्शल क्वार्टर को खुश करने के लिए दिया गया था। आज तक 100 से भी कम भेजे गए हैं। इनमें से किसी एक को रखने की योग्यता केवल शाही परिवार के सदस्य या मार्शल क्वार्टर के शीर्ष स्तर के व्यक्ति के पास थी। इनमें से कोई भी आकृति उसे कीड़े की तरह कुचल सकती है। वह खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। इन दोनों ने बदमाशों के पास वह पृष्ठभूमि और योग्यता थी जो वे चाहते थे। ये भी संभव हो सकता है कि वे सम्राट के छोटे बेटे हों जो कोई भेष धारण करके शाही स्थान से बाहर खेलने के लिए आ रहे हों। भाड़ में जाओ, उसकी किस्मत तो बहुत खराब थी। दुकानदार निराश हो गया। 2 युवा स्वामी, यह नीच व्यक्ति गलत और मूर्ख था और दंड का हकदार है। यह नीच व्यक्ति तुम्हारे लिए दूसरा भंडारी ढूंढेगा। कृपया कृपा और दया करो और मेरे दयनीय अपराधों को अपने हृदय में मत रखो। दुकानदार ने अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और हालांकि यह भारी नहीं था, उसके गालों की चर्बी हिल गई। लिन शियाओडोंग अचंभित रह गया। इस आदमी ने क्या कोई पागलपन भरी गोलियां खा ली? डर और घबराहट के साथ दुकानदार वहां से चला गया और सौदा पक्का करने के लिए उसने एक अन्य दुकानदार को ढूंढा। वह बार बार माफी मांगता रहा और अंत में उन्हें वापस लाने के लिए गाड़ी भी बुला ली। जब वे लिन मिन के आवास पर वापस लौटे तो लिन शियाओडोंग को यह नहीं पता था कि दुकानदार के कार्यों का कारण बैंगनी सोने का वीआईपी कार्ड था। उसने सोचा कि यह सोना ही था जिसने घमंडी दुकानदार को भयभीत कर दिया था, इसलिए उस समय उसका मूड बहुत अच्छा था। हाँ, यह मजेदार था। अरे, उस दुकानदार के डरे हुए चेहरे को याद करके मुझे सचमुच हंसी आती है। भाई लिन, यदि आप दुखी न होते तो मैं उस 100 ट्रेजर्स हॉल के मालिक से शिकायत कर देता और उस छोटे घमंडी को अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाने को कहता। लिन मिंग वास्तव में स्पष्ट रूप से देख रहा था और जानता था कि जब दुकानदार ने बैंगनी सोने के वीआईपी कार्ड को देखा था तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई थी। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका क्योंकि उसने सोचा कि समय के साथ साथ मार्शल क्वार्टर की शक्ति और प्रभावशाली परिवार से किसी भी तरह कम नहीं था। उन्होंने कहा, छोटे लोगों के जीवन जीने के अपने छोटे छोटे तरीके होते हैं। जीने के लिए उन्हें चापलूसी और अशिष्टता सीखने के लिए मजबूर किया गया। उनके प्रति इतना निर्दयी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शियाओडोंग, ये लचीला कवच और ये 3 स्वर्ण मृग गोलियां तुम्हारे लिए हैं। गोल्डन डियर गोलियां शरीर की अशुद्धियों को दूर करने में सक्षम थीं। पहला तरीका सबसे अधिक प्रभावी था तथा इसके बाद इसकी प्रभावकारिता आधी हो गई। 3 से अधिक लेना आमतौर पर बेकार होगा। जहां तक आत्मा एकत्रीकरण गोली की बात है तो उसे लेने की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त थी जो अभ्यास में मेहनती थे। लिन शियाओडोंग के लिए स्वाभाविक रूप से उनका कोई उपयोग नहीं था। 3 स्वर्ण मृग गोलियां और लचीले कवच से सोने का मूल्य लगभग 1000 टैल हो गया। लिन शियाओडोंग के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी और वह एक पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसे लिन मिन की कहानी याद आ गई। यदि यह सच है तो 1000 स्वर्ण टैल उसके भविष्य में बनने वाली कमाई की तुलना में एक बूंद के समान है। ये सोचकर उसने वस्तुएं स्वीकार कर लीं और हंसते हुए कहा, तब तो मैं बेशर्मी से इन्हें स्वीकार करूंगा। भाई लिन, बाद में आप मेरी सुरक्षा छत्रछाया बन जाओगे। हाँ। लिन मिन मुस्कुराए और कहा, हम भाई हैं, हमारे बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ली मिंग ने शेष 3000 सोने के टैल निकाले। जब परिवार के दूत अगली बार स्काई फॉर्चून सिटी आए तो इसे मेरे माता पिता तक पहुंचाने और उन्हें रेस्तरां खरीदने में मेरी मदद करें। लिन मिंग के माता पिता ने अपने जीवन का आधे से अधिक हिस्सा उस रेस्तरां में लगा दिया था और स्वाभाविक रूप से उनका उससे गहरा लगाव था।
लिन मिंग ने पहले इसे खरीदकर उनकी मदद करने के बारे में सोचा। ठीक है, मैं इस मामले को संभालता हूँ। जैसे ही लिन शियाओडोंग चला गया, लिन मिंग अकेले अपने कमरे में लौट आया। उन्होंने कैलेंडर देखा और पाया कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रवेश परीक्षा 50 दिन दूर थी। इन 50 दिनों में उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा। स्वर्ण मृग गोली या आत्मा एकत्रीकरण गोली के बावजूद ये दवाएं सीधे तौर पर एक मार्शल कलाकार की साधना को बढ़ाने में सक्षम नहीं थीं। पहले अभ्यास से शरीर की अशुद्धियां दूर हो गई और दूसरे अभ्यास से आत्मिक शक्ति से प्रशिक्षण आसान हो गया। एक साथ मिलकर वे उसकी अभ्यास गति को बढ़ा सकते हैं। जहां तक साधना को सीधे बढ़ाने की बात है, तो ये औषधियां खरीदी जा सकती थीं, लेकिन इनका प्रभाव ये था कि ये आत्मिक शक्ति में और अधिक अशुद्धियां उत्पन्न करती थीं। यद्यपि खेती तेजी से बढ़ेगी, लेकिन नींव स्थिर नहीं होगी और नींव को स्थिर रखने के लिए उसे मजबूत करने में बहुत अधिक समय लगाना होगा। इसलिए लिन मिंग ने इस तरह की दवा खरीदने में जल्दबाजी नहीं की। इस समय लिन मिंग पेड़ की चोटियों के बीच था और अंततः उसने पहली स्वर्ण मृग गोली लेना शुरू कर दिया था। यद्यपि गोल्डन डीएपल महंगी थी, फिर भी यह वास्तव में कोई दुर्लभ दवा नहीं थी। हालांकि लिन मिंग को पता था कि शिलालेख तकनीकों के साथ दवा की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन ये गोल्डन डीएपल के लिए आवश्यक नहीं था, इसलिए उसने उन्हें सीधे खा लिया। लिन मिंग ने एक बड़े लकड़ी के बैरल में पानी भर लिया था। उसने अपने कपड़े उतारे और फिर पानी में कूद गया। उसके शरीर में दवा घुलने लगी। वह अपनी छाती में गर्मी का प्रवाह महसूस कर सकता था। लिन मिंग ने सच्चे आदिम अराजकता सूत्र का ध्यान और परिक्रमा करना शुरू कर दिया। उसके शरीर में आत्मिक शक्ति जागृत हुई और स्वर्ण मृग आकर्षण ने अपना प्रयोग प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। प्रभाव की शुरुआत के साथ लिन मिंग को हल्की झुनझुनी सनसनी महसूस हुई और उसका शरीर शुद्ध होने लगा। एक मार्शल कलाकार का शरीर, जब से वह गर्भ से आता है, लगातार दुनिया की दूषित हॉटियन हवा के संपर्क में रहता है। इस प्रकार की हवा उनकी हर सांस में, उनके द्वारा खाए जाने वाले अनाज में, उनके द्वारा पिए जाने वाले नदियों, झरनों और झीलों में समाहित थी। यह अपरिहार्य था कि शरीर में अशुद्धियां जमा हो जाएंगी। स्वर्ण मृग गोलियों में मृग भ्रूण की जियांटियन वायु की झलक थी और इस प्रकार वे शरीर को शुद्ध कर सकती थीं। लिन मिंग पूरी रात लकड़ी के बैरल में लेटा रहा। पानी की सतह चिकने काले तेल से चमकने लगी। ये लिन मिंग की अशुद्धियां थी। एक कुलीन परिवार का कनिष्ठ व्यक्ति 12 वर्ष की आयु से ही यह प्रक्रिया शुरू कर देता था। वे अपने शरीर को कठोर और शुद्ध करने के बाद मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। दुर्लभ औषधियों से स्नान करना उनके लिए सामान्य बात थी और स्वाभाविक रूप से उनके शरीर में अशुद्धियां कम होती थीं तथा आत्मिक शक्ति को एकीकृत करना उनके लिए बहुत आसान होता था। भले ही वे लिन मिंग की तरह ग्रेड 3 की प्रतिभा वाले हों, फिर भी उन्हें इन जूनियरों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। भोर में लिन मिंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। स्वर्ण मृग की गोली पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और उसका शरीर शुद्ध हो गया था। लिन मिंग ने फिर से सच्चे अराजकता आदिम फॉर्मूले को दोहराया। उसके शरीर में आत्मिक शक्ति का संचार करना सचमुच आसान हो गया था। लिन मिंग ने एक और बात भी पाई। ऐसा लग रहा था कि आत्मिक शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। ये शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण का प्रारंभिक चरण था। लिन मिंग अंततः शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण तक पहुंच गया था। लिन मिंग ने राहत भरी सांस ली। वह पहले ही शारीरिक परिवर्तन के प्रथम चरण के शिखर पर पहुंच चुका था और दूसरे चरण तक पहुंचने से बस एक छोटा कदम दूर था। स्वर्ण मृग गोली के बिना भी उसे दूसरे चरण तक पहुंचने में केवल कुछ ही दिन लगते। शारीरिक परिवर्तन का पहला चरण शक्ति प्रशिक्षण था, जहां वास्तविक सार मुख्य रूप से मांसपेशियों में केंद्रित था, और शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के आगमन के साथ ये पूरे शरीर में फैलने लगा। इससे न केवल ताकत बढ़ेगी, बल्कि शरीर की दृढ़ता भी बढ़ेगी। यद्यपि कोई व्यक्ति अजेय नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कहना कठिन नहीं होगा कि जो तलवार पहले आपको आसानी से छेद सकती थी, वह आपको केवल मामूली चोट ही पहुंचाएगी। युद्ध प्रभावशीलता भी थोड़े अंतर से बढ़ जाएगी। हालांकि जुयान केवल आधे साल पहले ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण के चरम पर थी। वह अभी शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण तक ही पहुंचा था, और भले ही यह शक्तिशाली प्राइमल कैओस फॉर्मूला की शक्ति के साथ था, जुयान की तुलना में उनके बीच बहुत बड़ी असमानता थी, और इसमें जुयान द्वारा प्रशिक्षण लिए गए आधे वर्ष को भी शामिल नहीं किया गया था। वह चौथी कक्षा का प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, इसलिए उसकी अभ्यास गति भी उतनी ही तेज थी। हालांकि वह अभी तक सोया नहीं था। लिन मिंग ने अभी अभी नींद तोड़ी थी और वह तरोताजा महसूस कर रहा था। उसे बिल्कुल भी थकान या नींद नहीं आ रही थी। वह तुरंत बाहर भागा और झोऊ पर्वत की ओर चल पड़ा। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन उस मैदान से कुछ मील की दूरी पर था जहां लिन मिंग आमतौर पर अभ्यास करता था। यहां तक कि वहां तेज गति से दौड़ने पर भी दूरी तय करने के लिए 2 अगरबत्ती जलाने में समय लग जाता। लेकिन अब जब वह शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में पहुंच चुका था, तो इसमें लगने वाला समय आधे से भी कम था। लिन मिंग इस समय असाधारण रूप से खुश था। जब वह अपने सामान्य स्थान पर पहुंचा, तो लिन मिंग ने अपना बस्ता जमीन पर फेंक दिया। इसमें दवाइयों और पट्टियों का सामान भी था। ये दवाइयां सस्ती नहीं थीं, ये सभी दुर्लभ और बहुमूल्य दवाइयां थीं। यहाँ तक कि पट्टियों को भी काली अस्थि घास के रस में भिगोया गया था, जिससे उन्हें अतिरिक्त उपचारात्मक प्रभाव मिला। इस तरह की शानदार दवा के साथ उन्हें आंतरिक चोटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लिन मिंग पूरे मन से अभ्यास का आनंद लेने में सक्षम था। लिन मिंग ने सच्चे सार को अवशोषित करने की दर बढ़ाने के लिए एक आत्मा एकत्र करने वाली गोली खा ली।
लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला और कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियन दोनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्काई स्पिल महाद्वीप में जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे उनके लिए 1000 जिन्स की ताकत होना एक छोटी उपलब्धि मानी जाती थी। इसके बाद मार्शल कलाकार को मांसपेशियों में परिवर्तन, हड्डियों में निर्माण और नाड़ी संघनन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब तक शारीरिक परिवर्तन पूरा हो जाता है तब तक एक मार्शल कलाकार की ताकत 8000 जिन तक हो सकती है, जिसमें एक छोटा प्रतिशत जो दिव्य स्वर्गीय शक्ति के साथ पैदा हुआ था उनकी ताकत 10,000 जिन तक हो सकती है। ये शक्ति की सीमा थी, यहाँ तक कि अगर कोई हॉटियन मास्टर भी हो तो भी उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी, वह केवल अपना असली सार बढ़ा सकता है। फिर ऊपर के स्तरों सहित जियांतियान तक पहुंचने के बाद वे सच्चे सार को समझेंगे और आत्मा की खेती करेंगे। इसे मार्शल आर्ट का सही मार्ग माना गया। लेकिन अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन में दर्ज है 1000 जिन की ताकत केवल एक शुरुआत थी। जिन्होंने अभी अभी प्रवेश किया है उन्हें 10,000 जिन तक पहुंचना चाहिए, और जिनके पास थोड़ी सी उपलब्धि है वे 100,000 जिन की शक्ति तक पहुंच सकते हैं। जहां तक उच्चतम साधकों की शक्ति का प्रश्न है तो उसका अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। यदि वे 9 सितारों के महल के बाद छिपे हुए आकाशीय तनों के 8 द्वार खोल दें तो शरीर स्वर्ग और पृथ्वी से शक्ति उधार ले सकता है। उनके पैर पहाड़ों को तोड़ देंगे, उनकी मुट्ठियां आकाश को तोड़ देंगी। इस प्रकार की शक्ति का वर्णन 1 लाख जिन की शक्ति से भी नहीं किया जा सकता था। ये कम से कम 10 लाख जिन या उससे अधिक ही हो सकती थी। जब लिन मिंग ने यादों में ये देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। यदि यह सामान्य से 2 या 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता तो शायद वह ऐसा कर सकता था, क्योंकि ये देवताओं के राज्य की अनगिनत सहस्राब्दियों की विरासत थी। लेकिन कई हजार गुना का यह अंतर अविश्वसनीय था। वह अपनी स्मृतियों में यह स्मरण करने में सक्षम था कि संप्रदायों में प्रवेश द्वार की सफाई करने वाले संरक्षक और उन्मत्त होकर दौड़ने वाले छोटे बच्चों में कई दसियों हजार जिनों की शक्ति होती थी। जहां तक सच्चे शिष्यों की बात है उनकी शक्ति 1 लाख जिन से भी अधिक होगी। यादें इतनी विस्तृत थीं कि लिन मिंग को उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि अगर मार्शल किन शियाओं की तुलना की जाए तो वह एक साधारण फर्श सफाई कर्मचारी के साथ भी तुलना करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि इस तरह की ताकत लिन मिंग के लिए बहुत दूर की बात थी, क्योंकि अगर यह कहा गया था कि मज्जा को तपाकर नाड़ी संघनन तक का कदम कठिन था, तो मज्जा को तपाकर छिपे हुए आकाशीय तनों के 8 द्वारों और 9 सितारों के महल को खोलने का कदम और भी अधिक कठिन था। लिन मिंग की तो बात ही छोड़िए, अपनी यादों से वह जानता था कि इन संप्रदायों के कई शिष्य इस अवस्था में अटके हुए थे। स्काई फॉर्चून किंगडम की तुलना में ये कहा जा सकता है कि यह हाउतियान से जियांतियान तक चढ़ने से भी अधिक कठिन है। लिन मिंग ने यह सब सोचा और एक गहरी सांस ली। इन संभावनाओं पर विचार करना अभी जल्दबाजी होगी। अब उसे अराजक गुणों का मुकाबला करने वाली मेरिडियन की बुनियादी क्षमताओं का अभ्यास करना था और कम से कम शक्ति प्रशिक्षण के रेशम की तरह बहने के चरण को प्राप्त करना था। रेशम की तरह बहता हुआ, जहां कोई पेड़ पर मुक्का मार सकता है और छाल को अछूता छोड़ सकता है, जबकि अंदर का हिस्सा लुगदी में बदल सकता है। हालांकि यहाँ बुजुर्ग की यादें थोड़ी धुंधली थीं। लिन मिंग अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे और केवल इसके पीछे के रहस्यों को समझने का प्रयास ही कर सकते थे। स्काई फॉर्चून सिटी के दक्षिण पूर्व में सशस्त्र गार्डों का एक दस्ता सतर्क अवस्था में खड़ा था। एक युवक जो बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने हुए था और अपनी कमर में एक लंबी तलवार बांधे हुए था, गलियारे में खड़ा था और इधर उधर देख रहा था, मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही समय की धूप बीत गई, कवच और हेलमेट पहने एक और युवक गलियारे के अंत में चला आया। वह 20 वर्ष से कुछ अधिक उम्र का लग रहा था। यद्यपि उनका कद राजसी नहीं था, फिर भी उनके कदम शांत थे और सांसें शांत थीं। वे एक स्वामी प्रतीत होते थे। रेशमी वस्त्र पहने उस युवा ने इस आदमी को देखा और खुशी से मुस्कुराया। उन्होंने तुरंत उसका स्वागत किया। बड़े भाई, आप वापस आ गए। पिताजी अवश्य प्रसन्न होंगे। वह पिछले 3 वर्षों में सीमा पर आपकी सफलताओं से बहुत संतुष्ट थे। रेशमी वस्त्र पहने युवक मुस्कुरा रहा था। ये वही व्यक्ति था जिसने लिन मिंग के हाथों 1000 टेल सोना खो दिया था और उसका नाम उल्टा पड़ा गया था, वांग यीगाओ। वांग यीगाओ दयनीय था। हालांकि उसने खबर को दबाने और फैलने से रोकने की कोशिश की थी, फिर भी उसके पिता को पता चल गया। इस मामले को लेकर जनरल वांग भड़क गए। वह इस बात से नाराज नहीं था कि वांग यीगाओ ने जुए में दांव लगाया था, बल्कि इस बात से नाराज था कि वह हार गया है। वह न केवल हार गया, बल्कि वह शारीरिक परिवर्तन के प्रथम चरण में एक लड़के से हार गया था और उसका नाम उल्टा पुकारा गया था। वह परिवार के नाम के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। वांग जुजू ने आदेश जारी किया था कि उसे 2 महीने के लिए नजरबंद रखा जाएगा, और वह अभी अभी बाहर निकला था। 2 महीने का कारावास वांग यीगाओ के जीवन के लिए बहुत कठिन था। वह मांस नहीं खा सकता था, वेश्यालय नहीं जा सकता था, वह अपने छोटे छोटे साथियों के साथ दूसरों को आतंकित नहीं कर सकता था, तथा उसे सैन्य क्लासिक्स पढ़ना पड़ता था और दैनिक स्कूली कार्य पूरा करना पड़ता था। वांग यीगाओ को इन चीजों से सख्त नफरत थी और ये सब लिन मिंग की वजह से था। वह इस दुख को सहन नहीं कर सका। लेकिन वांग यीगाओ को लिन मिंग से निपटने का कोई तरीका नहीं पता था। उसके पास सेना में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, न ही वह स्वयं लिन मिंग को हरा सकता था। जहां तक उन बदमाशों की बात है जो उसके दोस्त थे, उनमें से कोई भी लिन मिंग की बराबरी का नहीं था। इसके अलावा उसके पिता ने अपनी जेबें बंद कर दी थीं, इसलिए उसके पास किसी को नौकरी पर रखने के लिए पैसे नहीं थे।
सीधे शब्दों में कहें तो वह लिन मिन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। आज तक यही स्थिति है। उसका बड़ा भाई वापस आया और वांग यीगाओ लगभग रो पड़ा। उसे लगा कि आखिरकार उसका मौका आ गया है, इसलिए उसने अपने भाई के आने का काफी देर तक इंतजार किया ताकि वह शिकायत कर सके। वांग यीमिंग ने दयनीय वांग यीगाओ को देखा। दोनों मुख्य परिवार के बेटे थे और उनके पिता और माता एक ही थे। स्वाभाविक रूप से वह अपने छोटे भाई को समझ गया। उन्होंने कहा, आपने उस शर्त के बारे में चर्चा करने के लिए मेरा इंतजार किया जिसे आप हार गए थे। जनरल वांग ने वांग यीगाओ को इस बारे में फटकार लगाई थी और दंडित भी किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। वांग यीगाओ ने ऊपर देखा। बड़े भाई छोटी से छोटी बात को भी समझ लेते हैं, सचमुच बहुत खूंखार हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि वह लड़का बहुत घमंडी है। पहले उसने मेरे नौकर को मारा और फिर शर्त में धोखा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे सैन्य परिवार का अपमान भी किया। वांग यीमिंग ने सुना और जान गया कि उसका छोटा भाई बेशर्म है और तर्कहीन स्पष्टीकरण कर रहा है। उसने अधीरता से कहा, बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं। बड़े भाई सचमुच एक अद्वितीय नायक हैं, उनकी देखभाल करना एक छोटी उंगली उठाने जैसा है। वांग यीमिंग ने कहा, मैं एक प्रतिष्ठित सैन्य कमांडर हूं और आप चाहते हैं कि मैं शरीर परिवर्तन के पहले चरण में कुछ बच्चों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूं। क्या ये कोई मजाक है जिस पर मुझे हंसना चाहिए? वांग यीगाओ थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा है। किसी को भी मुर्गी को मारने के लिए बैल के चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। बड़े भाई, क्या आपके पास 4 सशक्त सशस्त्र गार्ड नहीं हैं? उन्हें जाने देना भी वैसा ही है। मेरे पिता स्काई फॉर्चून सिटी के सशस्त्र बलों के कप्तान हैं। गद्दी हाथ से जाने वाली है, अब संवेदनशील समय है। आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय राजधानी में गिरफ्तारी के लिए सशस्त्र बलों के गार्डों का उपयोग करूं? क्या आप सचमुच इस तरह का बेतुका काम करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है परिणाम क्या होंगे? मुझे लगता है कि आपके 2 महीने का कारावास पर्याप्त नहीं था। वांग यीमिंग ने ये शब्द चिल्लाकर कहे और वांग यीगाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी एड़ियां घुमाकर चला गया। वांग यीगाओ अपनी नाराजगी में वहीं खड़ा रह गया। उसे ये नहीं पता था कि उसका अपना भाई भी उसे इतनी जोर से डांटेगा। उसने अपनी मुट्ठी और दांत तब तक भींचे जब तक वह कांपने नहीं लगा। भाड़ में जाओ, स्काई फॉर्चून सिटी में मुझे ऐसा अन्याय कभी नहीं सहना पड़ा। लिन मिंग, अगर मैं तुम्हें अपंग नहीं बनाऊंगा तो मेरा अंतिम नाम वांग नहीं रहेगा। कौमा कौमा सूर्योदय, सूर्यास्त, 50 बादल भरे दिन चुपचाप बीत गए। जो पर्वतों में एक युवा लड़का एक मैदान में छाया मुक्केबाजी कर रहा था। पहाड़ी हवाएं जोर से चल रही थीं, लेकिन युवा लड़कों की मुट्ठियों से आ रही आवाजें पहाड़ों पर हावी हो रही थीं। टकराना। जैसे ही युवक ने अपने सामने लगे लकड़ी के खंभे पर मुक्का मारा, हवा में एक पेंग बज उठा। यद्यपि लकड़ी के खंभे को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए उसमें विशेष औषधियां डाली गई थीं, फिर भी वह एक मुट्ठी से ही 2 टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही मुक्का खत्म हुआ, धूल के जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना ही उसने अपना पैर नीचे की ओर मारा और लकड़ी के खंभे को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हालांकि मैं अभी भी फ्लो लाइक सिल्क को समझ नहीं पाया हूं, फिर भी मैं ट्रू प्राइमल केस फॉर्मूला के पहले चरण में कुछ हद तक सफल हो गया हूं और मेरे शरीर परिवर्तन का दूसरा चरण बहुत अच्छी तरह से समेकित हो गया है। मेरी ताकत कम से कम 2600 जिन होनी चाहिए। ये युवक लिन मिंग था। इन 50 दिनों में लिन मिंग लगातार पहाड़ों में प्रशिक्षण ले रहा था। उसके पास असीमित मात्रा में बहुमूल्य दवाइयां थीं और उसने आत्मा एकत्र करने वाली 20 गोलियां ले ली थीं। इस विशाल सोने की खपत के कारण लिन मिंग ने उन्हें भुगतान करने के लिए एक शिलालेख प्रतीक भी बेच दिया था। हालांकि इतनी सारी दवाओं के बावजूद लिन मिंग अभी भी शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण विसरा प्रशिक्षण तक नहीं पहुंच पाया था। कैओटिक वर्चुज कॉम्बैट मेरिडियंस ने एक ठोस आधार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह ऐसा काम नहीं था जिसमें जल्दबाजी में प्रगति की जा सके। 50 दिन हो गए हैं। कल 7 गहन मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा होगी। मुझे पास होने में कोई परेशानी नहीं होगी। लिन मिंग ने एक बड़े पत्थर से अपने कपड़े उठाते हुए कहा। उन्होंने नदी में शीघ्र स्नान भी किया। चमकते सूरज के नीचे लिन मिंग की मांसपेशियां सम्मित रूप से ठोस थीं। प्रकाश से उसकी त्वचा चमक उठी और उसमें सौंदर्यात्मक शक्ति भर गई। वह अपनी शक्ति के चरम पर एक लचीले चीते की तरह था। इस पीठ को देखने से यह विश्वास करना कठिन था कि यह एक 15 वर्षीय युवा लड़के का शरीर और आत्मा थी। नहा धोकर लिन मिंग ने अपने कपड़े पहने और पहाड़ से चला गया। वह तेजी से खरगोश का पीछा करने वाले बाज की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति बिजली की चमक के समान थी और कुछ ही सांसों में वह असीम जंगल में गायब हो गया। हर साल पतझड़ और वसंत की शुरुआत में 7 गहन मार्शल हाउस संभावित भर्तियों की परीक्षा लेते थे। ये स्काई फॉर्चून किंगडम के उन युवाओं के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण दिन था जो मार्शल आर्ट में निपुण थे। उनके लिए 7 गहन मार्शल हाउस अंतिम लक्ष्य था। यदि वे वहां पहुंच गए तो वे ड्रैगन बन जाएंगे जो एक ही छलांग में आसमान छू सकता है। 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करके संसाधन महत्वपूर्ण थे, लेकिन यह विरासत और विरासत कौशल मैनुअल थे जिन पर हर कोई जुनूनी था। विरासत में प्राप्त कौशल मैनुअल कई वर्षों में एकत्रित किए गए थे और उनमें उन अनुभवों का सार था जो सभी पूर्ववर्ती मार्शल आर्ट वरिष्ठों ने सीखा था।
इन अनुभवों के बिना यदि कोई व्यक्ति स्वयं मार्शल आर्ट सीखने का प्रयास करे तो वह सचमुच सड़कों पर बकवास करने वाला मूर्ख होगा। लेकिन उपलब्ध कौशल मैनुअल हमेशा बहुत लोकप्रिय और भरोसेमंद थे, लेकिन असली उच्चतम गुणवत्ता वाले असली सामान केवल संप्रदायों में ही पाए जा सकते थे और विरासत में मिल सकते थे। उत्तराधिकार की इस पद्धति पर संप्रदायों द्वारा कठोर नियंत्रण रखा गया था। यदि उन्हें इस बात का जरा सा भी संकेत मिल जाए कि किसी शिष्य ने उनकी कौशल पुस्तिकाओं के रहस्यों का खुलासा कर दिया है, तो एक हल्की सजा ये होगी कि उनकी साधना नष्ट कर दी जाएगी। कठोर सजा का परिणाम तत्काल मृत्युदंड होगा। कौशल मैनुअल विरासत में प्राप्त करना बहुत कठिन था। उन्हें लिपिबद्ध करना और प्रतिलिपि बनाना अकल्पनीय रूप से कठिन था। मार्शल आर्ट का मार्ग बहुत गहरा और गूढ़ है। सार का प्रवाह और उसके बाद आने वाली भावनाएं, साधना का मार्ग, इन सच्चे सार संग्रह कौशलों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। इसलिए सच्चे दुर्लभ कौशल मैनुअलों को पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था और उन्हें कागज पर लिपिबद्ध नहीं किया जा सका था। कौशल मैनुअल आमतौर पर जेड स्लिप्स पर दर्ज किए जाते थे। प्रत्येक छोटी जेड पर्ची में रहस्यमय और गूढ़ जानकारी का खजाना छिपा था। यहाँ तक कि एक मैनुअल में भी केवल सामान्य जानकारी ही हो सकती है कि अंदर क्या समझाया जा सकता है। यदि कोई जेड स्लिप पर रहस्यों को उकेरना चाहता है तो उसे कौशल मैनुअल की पूरी समझ होनी चाहिए। उस समय भी यह लक्ष्य प्राप्त करना सचमुच कठिन था और इसके लिए बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी थी। कौशल मैनुअल भी हर किसी को समझ में नहीं आ सका। यदि उन्हें जेड स्लिप प्राप्त भी हो जाए तो भी वे रहस्यों को सुझाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई बैंक स्वर्ण नोट जारी करता हो। यद्यपि यह पैसा था, लेकिन जो लोग इसे नहीं समझते थे वे इसका उपयोग केवल ऊतक के रूप में ही कर सकते थे। इसलिए इन प्राचीन मैनुअलों को रखने वाली जेड पर्चियां बहुत कम थीं और बाजार में कितनी भी कीमत पर उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि 7 गहन मार्शल हाउस युवा मार्शल कलाकारों को प्रवेश की इच्छा से पागल कर देने में सक्षम थे। हालांकि चयन की ये शर्तें बहुत कठोर थीं और हर साल बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी मार्शल आर्टिस्ट निर्वाचित होने में असफल हो जाते थे। लिन मिन के पास स्वयं उच्चतम गुणवत्ता वाला शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअल था, अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें 7 गहन मार्शल हाउस की विरासत या विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह प्रवेश करना चाहता था, इसका कारण लैन यून्युए नहीं था। जब उन्होंने मार्शल आर्ट के शिखर को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया तो लैन यून्युए का मामला अब उनके दिल में अशांति पैदा नहीं कर सकता था। लिन मिंग 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करना चाहता था क्योंकि उसे अभ्यास संसाधनों की आवश्यकता थी। ये संसाधन दवाइयां या जड़ी बूटियां नहीं थीं, बल्कि विशेष क्षेत्र थे जहां व्यायाम किया जा सकता था। ये क्षेत्र विशेष क्षेत्र या तो सरणी व्यवस्था के माध्यम से बनाए गए थे या विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र थे जो जियानटियन चिकित्सकों द्वारा बनाए गए थे। वे मनुष्यों को दुगुने परिणाम और आधे प्रयास के साथ खेती करने की अनुमति देने में सक्षम थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे युद्ध कौशल। एक मार्शल कलाकार के लिए मार्शल कौशल महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे सीधे तौर पर उनकी लड़ाकू शक्ति के स्तर से जुड़े थे। लिन मिन को कुछ मार्शल कौशल भी पता थे जो उसने बुजुर्ग की स्मृति के टुकड़े से सीखे थे। उन स्मृतियों में 3 या 4 युद्ध कौशल थे जो उसने देखे थे, लेकिन वे अधूरे थे। सच्चाई ये थी कि भले ही वे मार्शल कौशल अधूरे थे, फिर भी वे देवताओं के राज्य में भी सर्वोच्च स्तर के मार्शल कौशल थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे अधूरे संस्करण भी स्काई फॉर्चून किंगडम के संस्करणों से कहीं बेहतर थे। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि लिंग मिन को जो 3-4 मार्शल कौशल पता थे उनका अभ्यास शुरू से ही करना असंभव था। इनका अभ्यास शुरू करने का साहस करने के लिए भी उसे कम से कम जियांटियन स्तर पर होना होगा। उन यादों में सबसे कमजोर मार्शल कौशल एक ही बार से पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम थे। लोगों को मारने की बात तो दूर, संभवतः पूरे स्काई फॉर्चून राजधानी शहर को नष्ट करना आसान होगा। इस तरह का मार्शल कौशल लिन मिन के लिए लगभग एक विदेशी भाषा थी। इसलिए लिन मिन को ये प्रवेश परीक्षा देनी थी और 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करना था। उन्हें हर साल अच्छा परिणाम भी प्राप्त करना था क्योंकि शीर्ष परिणाम वाले उम्मीदवारों को हमेशा भरपूर पुरस्कार दिया जाता था। शायद ये बहुमूल्य दवाइयाँ या दुर्लभ खजाने थे। ये दवाइयाँ अक्सर संप्रदाय के भीतर से ही उत्पादित की जाती थीं। 7 गहन घाटियाँ, स्काई फॉर्चून सिटी में सबसे अमीर आदमी भी इन्हें नहीं खरीद सकता। यहाँ तक कि कुलीन परिवारों के कनिष्ठ लोग भी इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को देखकर ईर्ष्या से भर जाते थे। लिन मिन भी ललचा गया। इससे पहले उसकी ताकत कम थी इसलिए उसकी उम्मीदें भी कम थीं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है इसलिए उसकी आकांक्षाएं भी ऊंची हो गई हैं। शरद ऋतु के पहले दिन 7 गहन मार्शल हाउस के चौक में पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चूंकि आवेदन करने के लिए बहुत अधिक अभ्यर्थी आते थे, इसलिए परीक्षा हमेशा सूर्योदय के समय शुरू होती थी और पूरे दिन चलती थी। लिन मिंग और लिन शियाओडोग अभी तक चौक में प्रवेश नहीं कर पाए थे, लेकिन बाहर मुख्य सड़क पर थे। हालांकि यहाँ अपेक्षाकृत कम लोग थे, फिर भी लिन मिंग के कान चर्चा की आवाज से गूंज रहे थे। वे कहते हैं कि इस बार कई शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं आई हैं, जिनमें नंबर 1 प्रतिभा वांग यानफेंग भी शामिल हैं। 15 वर्ष की आयु, चौथी श्रेणी की प्रतिभा और उसकी साधना पहले ही शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। सचमुच एक दुर्जेय आदमी। क्या यह अजीब नहीं है? वह पहले 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश क्यों नहीं करेगा? वह वसंत प्रवेश परीक्षा के दौरान क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि उसका लक्ष्य स्वर्गीय निवास है। जैसे ही वह 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करता है, वह स्वर्गीय निवास में प्रवेश करना चाहता है। वह कितना आक्रामक है।
स्वर्गीय निवास बिल्कुल असंभव है। पिछले कुछ वर्षों में स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने वाला एकमात्र व्यक्ति किन शिंगक्सुआन था। दिव्यधाम के लिए निम्नतम साधना शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण का चरम है, और आमतौर पर शरीर परिवर्तन के चौथे चरण वाले लोग इसके अंदर होते हैं। यहां तक कि वांग यानफेन के पास भी प्रवेश की योग्यता नहीं है। मुझे लगता है कि उसने इतने लंबे समय तक इंतजार इसलिए किया ताकि वह प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पाने का इनाम पा सके। स्वर्गीय निवास। लिन मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। आधे साल पहले जू यान ने स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के शिखर पर भरोसा किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जू यान की ताकत बराबरी के लोगों के बीच भी असाधारण थी। उनकी तुलना वांग यिगाओ जैसे आलू की बोरी से बिल्कुल नहीं की जा सकती। जब लिन मिंग विचारों में खोया हुआ था, उसने अचानक महसूस किया कि किसी की नज़र उसके शरीर पर पड़ी है। क्या कोई उसे देख रहा था? बड़ी भीड़ में कई लोग उसे देख रहे थे, लेकिन आम आदमी इन लोगों और उनके इरादों को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन लिन मिंग ने सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले का अभ्यास किया था, इसलिए उसकी धारणा बहुत तीव्र थी, और इतने सारे लोगों के साथ भी वह महसूस कर सकता था कि कोई ठंडी नज़र उसे घूर रही है। उसने अपना सिर घुमाकर उदासीन होने का नाटक किया। उस दृश्य के मूल में एक नीली गाड़ी थी, लेकिन जब लिन मिंग ने मुड़कर देखा तो गाड़ी का पर्दा वापस नीचे गिर गया। लिन मिंग ने अपने दिल में आह भरी। उसने अभी प्रवेश परीक्षा भी शुरू नहीं की थी और संभवतः लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। इस समय नीली गाड़ी में रेशमी कपड़े पहने एक युवक और एक अन्य उदास दिखने वाला युवक बैठे थे। ये वांग यिगाओ और जू यान थे। वह हमें खोज नहीं पाएगा। वांग यिगाओ पिछली बार लिन मिंग से डर गया था। भले ही उसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह बदला लेना चाहता था, वह लिन मिंग से डरता था। जिन 3 कदमों के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा और उसके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। जू यान ने ठंडे स्वर में कहा, इतना डरना और संदेह करना बंद करो। यहाँ बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उसके सिर के पीछे आंखें हैं। ये व्यक्ति तो शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण तक पहुंचने में भी सफल रहा है। शरीर परिवर्तन के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच का अंतराल छोटा नहीं था। एक 15 वर्षीय लड़के के लिए ये सब हासिल करना आसान नहीं था, खासकर जब लिन मिंग और उसकी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि और मात्र तीसरी कक्षा की प्रतिभा को ध्यान में रखा जाए। मुझे लगता है कि उस आदमी ने शायद बहुत अजीब तरीके से अभ्यास किया होगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं था। मैं भी दूसरे चरण में 16 साल की उम्र में ही पहुंच पाया था। संभवतः उसने अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव डाला और उसे कुछ स्थायी आंतरिक चोटें आईं। इस तरह का बेवकूफ कुछ सालों में वह सब्जी से अलग नहीं रहेगा। वांग यिगाओ ने बुरी तरह से श्राप दिया। जू यान ने अपने दिल में इस चाटुकार को तुच्छ समझा। इतनी सारी दुर्लभ औषधियों के बावजूद भी वह 16 वर्ष की आयु में ही द्वितीय चरण में पहुंच सका। इतना ही नहीं, बल्कि उसका मुकाबला स्तर पूरी तरह से कमजोर है। यदि उसके पिता स्काई फॉर्चून सिटी के सेना प्रमुख नहीं होते, तो जू यान उन पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाता। जू यान ने कहा, सामान्य ज्ञान के अनुसार उनके लिए इस स्तर तक पहुंचना असंभव होगा। शरीर पर अत्यधिक दबाव डालने और आंतरिक चोटें लगने से वह जल्द या बाद में विकलांग हो जाएगा, लेकिन अगर उसके पास 1000 स्वर्ण टैल का सहारा हो तो ये कम निश्चित होगा। जू यान की यह बात सुनकर वांग यिगाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने सोचा कि जू यान को जुए के मामले के बारे में पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता था। क्या ऐसा कोई था जिसने ऐसा नहीं किया? लानत है, ये सब लानत है। उसने सचमुच अपनी दादी को अपमानित किया। जू यान ने वांग यिगाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर उदासी थी। साधारणतया यदि एक 16 वर्षीय बालक की साधना शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण से आगे निकल गई हो तो वह सप्तम गहन मार्शल घर में प्रवेश करेगा। सम्मानित परिवारों के कई शिष्य इसी तरह प्रवेश करते थे। उनके लिए दुर्लभ और बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों की विशाल मात्रा ने उनका साथ दिया, इसलिए यह बहुत कठिन नहीं था। इन मामलों के संबंध में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस को परिवार की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यह भी एक मार्शल कलाकार की ताकत का हिस्सा था। पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रतिभा के बराबर थी। चाहे अपनी प्रतिभा के बल पर या औषधियों की सहायता से, वे एक कुशल मार्शल कलाकार थे और 7 गहन मार्शल हाउस की शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर सकते थे। जो लोग दवाओं पर निर्भर थे, उन्हें 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करने की उम्मीद थी। लिन मिंग की तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी युद्ध क्षमता उसी रैंक के किसी व्यक्ति से अधिक थी, इसलिए उसके प्रवेश की संभावना अधिक थी। जू यान नहीं चाहता था कि लिन मिंग 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करे। उसे इस बात का डर नहीं था कि लिन मिंग उससे आगे निकल जाएगा। आखिरकार वह केवल तीसरी श्रेणी की प्रतिभा थी। जू यान को अपने आप पर पूरा भरोसा था। भले ही जू यान ने एक स्तर की छलांग लगाई हो या वांग यिगाओ को हरा दिया हो, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार वांग यिगाओ शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में ही था और उसका मुकाबला स्तर बहुत खराब था। उसे पूरा विश्वास था कि वह लिन मिंग को हमेशा अपने नियंत्रण में रखेगा। लेकिन अगर लिन मिंग प्रवेश करता तो ये निश्चित रूप से लैन यून्युए के दिल में कुछ शक्तिशाली लहरें पैदा कर देता। लैन यून्युए लिन मिंग के साथ अपनी पूर्व दोस्ती को नहीं भूली थी। यदि वह सप्तम गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करता तो क्या ये वैसा ही होता?
जू यान को लैन यून्युए पसंद थी। इसका आधा कारण उसका स्वभाव और सुंदर रूप था, और दूसरा कारण उसकी सभी अच्छी चीजों पर अधिकार जताना था। वह लैन यून्युए के दिल में किसी अन्य आदमी को बर्दाश्त करने में बिल्कुल असमर्थ था। अपने परिवार के कारण जू यान का शाही परिवार से एक छोटा सा संबंध था, इसलिए उसका साथ गहन मार्शल हाउस से भी कुछ संबंध था। हालांकि मार्शल हाउस का निरीक्षण एक बहुत ही सार्वजनिक मामला था, इसलिए लिन मिन को प्रवेश करने से रोकना असंभव था। इसलिए उनके पास एक ही योजना बची थी, उसे प्रवेश परीक्षा में भाग न लेने देना। जू यान ने अपनी उंगली पर अंगूठी को देखते हुए सोचा। उन्होंने कहा, भाई वांग, स्काई फॉर्चून सिटी आपका डोमेन है, आपके पास किस तरह के कनेक्शन नहीं है? स्वाभाविक रूप से आप उन श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं जो चौथे चरण पर हैं या चौथे चरण के शिखर पर हैं। जू यान को संदेह था कि लिन मिन का आधार मजबूत है और वह दिखने से कहीं अधिक मजबूत है। तीसरे चरण के शिखर पर किसी विशेषज्ञ के लिए उसके साथ आसानी से निपटना असंभव होगा। सबसे अच्छा यही होगा कि सीधे आगे बढ़ें और चौथे चरण में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो उसे बाहर कर सके। वांग यीगाओ ने कहा, मैं चौथे चरण के कई गुरुओं को जानता हूं, लेकिन वे मेरे पिता या भाई के रक्षक हैं। पिछले मामले के कारण मेरे पिता ने पहले ही एक फरमान जारी कर दिया था, अब मेरी कोई नहीं सुनता। शरीर परिवर्तन के चौथे चरण में लोग आमतौर पर कोई ताज़ा वसंत फूल नहीं होते। इस प्रकार के व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक उम्र के होते थे और अक्सर उच्च पद पर आसीन होते थे या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के निजी रक्षक होते थे। वांग यीगाओ की योग्यता के कारण उनसे एक 15 वर्षीय लड़के से निपटने के लिए कहना संभव नहीं था। जू यान ने इस बारे में सोचा और वांग यीगाओ से कहा, ये 7 गहन मार्शल हाउस का निरीक्षण, क्या इसकी निगरानी करने वाला झाओ मिंगशान नहीं है? लगता है उसे हाल ही में आपके पिता से पदोन्नति मिली है। वांग यीगाओ को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ऐसा मामला है। भाई झाओ आमतौर पर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जू यान ने दूसरों से सुना था कि झाओ मिंगशान स्काई फॉर्चून सिटी के पुलिस बल का कप्तान था। सिटी पुलिस बल और सिटी प्रोटेक्शन आर्मी एक प्रणाली के 2 भाग थे। नगर पुलिस बल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, जैसे चोरों को पकड़ना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और नगर सुरक्षा सेना सम्राट की सत्ता को बनाए रखने और विद्रोह को दबाने के लिए जिम्मेदार थी। मुझे पता है, मेरे मन में तुम्हें अपंग बनाने का एक विचार है लिनमिंग। जू यान ने गाड़ी के पर्दे से झांका और लिनमिंग को एक जहरीले सांप की तरह घूरता रहा और उसका चेहरा काला पड़ने लगा। 7 गहन मार्शल हाउस के निरीक्षणों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, शक्ति परीक्षण, स्वप्न परीक्षण और उत्तम पैगोडा। आज सुबह पहला परीक्षण शक्ति परीक्षण था। शक्ति प्रशिक्षण शारीरिक परिवर्तन का पहला चरण था। यह मार्शल आर्ट की भी नींव थी। यदि शक्ति प्रशिक्षण ठोस नहीं होता तो मांस प्रशिक्षण, आंत प्रशिक्षण, मांसपेशियों में परिवर्तन और हड्डियों को मजबूत करने के बाद के चरण सभी बेकार हो जाते। इसलिए मार्शल कलाकारों के लिए ताकत बहुत महत्वपूर्ण थी। ताकत का मापन भी अपेक्षाकृत सरल था। यदि परीक्षण अच्छे से किया गया तो बड़ी संख्या में आवेदकों को हटाया जा सकेगा। इस कारण पिछले कई वर्षों से सप्तम प्रगाढ़ मार्शल हाउस ने शक्ति निरीक्षण को प्रथम परीक्षण के रूप में रखा था। ये परीक्षण एक विशेष पत्थर की संरचना पर किया गया जिसकी ऊंचाई एक आदमी जितनी थी। शीर्ष पर प्रकाश की एक किरण थी जो सच्चे सार द्वारा निर्मित थी। जब तक कोई व्यक्ति पत्थर पर मुक्का मारता तब तक किरण एक प्रकाश संचारित करती जो उस व्यक्ति की ताकत का संकेत देती थी। प्रकाश की 1 इंच ऊंची किरण 100 जिन से थोड़ी कम होगी। यदि कोई व्यक्ति 1 फुट ऊंची प्रकाश किरण प्राप्त कर ले तो वह 1000 जिन होगी और वह इसके लिए योग्य हो जाएगा। इससे नीचे कुछ भी होने पर तत्काल निष्कासन होता था। लेकिन शारीरिक परिवर्तन के लिए शक्ति प्रशिक्षण के प्रथम चरण का चरम आमतौर पर 9 स्टोन के आसपास होता था। ये लोहे की लकड़ी को तोड़ने के लिए पर्याप्त था, लेकिन आमतौर पर प्रथम चरण के मार्शल कलाकारों के पास लगभग 900 जिन की ताकत होती थी, इसलिए उन्हें पहला परीक्षण पास करने में कठिनाई होती थी। लिन मिंग ने पहले चरण में ही 1000 जिन की ताकत पार कर ली थी। वर्तमान में वह 2600 जिन से कुछ अधिक शक्तिशाली था। ऐसा अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन की अत्यधिक प्रतिष्ठा के कारण था। स्वाभाविक रूप से इस परीक्षण में ताकत ही उनकी ताकत थी और वह प्रथम स्थान के लिए लड़ने में सक्षम थे। चौक पर मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ था। लिन मिंग सड़क से दूर एक पत्थर के मंच पर ध्यान कर रहा था और अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। अचानक एक तेज आवाज आई और एक जोरदार आवाज चिल्लाई, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से बाहर। लिन मिंग ने अपनी आंखें खोलीं और एक 20 वर्षीय आदमी को घोड़े पर सवार होकर सड़क पर भागते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने मोटा चमकदार कवच पहना हुआ था और उसका हाथ 2 मीटर लंबा भाला था जो एक बच्चे की भुजा जितना मोटा था। उन्होंने एक हाथ से भाला लहराते हुए तथा दूसरे हाथ से घोड़े की चाबुक चलाते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। दादा हवा में घोड़ों की टाप की ध्वनि गूंजने लगी और भीड़ भरी मुख्य सड़क पर खड़े लोग तितर बितर हो गए। लिन मिंग ने भौहें सिकोड़ी। आज 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रवेश परीक्षा की तिथि थी। स्काई फॉर्चून सिटी यहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी पुलिस बल भेजेगा। उन्होंने किसी को भीड़ में बेतहाशा घुसने की अनुमति कैसे दी? लिन मिंग ने जल्द ही देखा कि यद्यपि यह व्यक्ति अपने भाले को इधर उधर लहराते हुए आक्रामक व्यवहार कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह किसी से टकराया नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि इस आदमी की मार्शल आर्ट अच्छी थी और वह घुड़सवारी में भी कुशल था। लिन मिंग पहले तो सड़क किनारे बैठ गया और फिर उठा ही नहीं। लेकिन इस समय उसने देखा कि वे लोग दुष्टता से मुस्कुरा रहे हैं और उसने अपनी लगाम झटक दी और मुड़कर लिन मिंग की ओर सरपट दौड़ा। लिन मिंग की अभिव्यक्ति डूब गई। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी उसके पीछे आ रहा है। घोड़ा तेजी से उसकी ओर आ रहा था। न केवल वह व्यक्ति कवच पहने हुए था, बल्कि उसके हाथ में जो मोटा और लंबा भाला था वह कम से कम 100 जिन का था। घोड़े की तेज दौड़ के अलावा वह भाला दीवार को भेदने में भी सक्षम था। जब वह 10 मीटर से भी कम दूरी पर था तो उस आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ भाला हल्की पीली रोशनी के साथ चमकने लगा। मार्शल कौशल। वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, वास्तव में एक मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए। लिन मिंग ने सोचा क्योंकि उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा खोला और सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला तेजी से उसके अंदर घूमने लगा। लिन मिंग की धारणा तुरंत अधिकतम सीमा तक पहुंच गई। उसकी नज़र में भाले की गति धीमी हो गई थी और घोड़ों की टापों की शोरगुल गायब हो गई थी। जब वह आदमी 3 मीटर के भीतर आ गया तो लिन मिंग अपनी बैठी हुई स्थिति से उछला और वह अप्रत्याशित रूप से उस आदमी की ओर बढ़ा। लिन मिंग ने बचने का प्रयास नहीं किया, बल्कि दोनों हाथ बढ़ाकर भाला पकड़ लिया। 100 जिन लांस, घोड़ों की ताकत, यह एक पेड़ को भी तोड़ सकता है। और इस लड़के ने वास्तव में इसे पकड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। हाथ में भाला लेकर लिन मिंग ने अपने हाथों और पैरों में सच्चे सार को प्रसारित किया। उसका दाहिना पैर एक कदम पीछे हट गया और पत्थर के मंच पर टिका दिया, और दोनों हाथों से खींचने पर 2600 से अधिक जिन शक्ति तुरंत प्रस्फुटित हुई। ऊपर, लिन मिंग ने आवाज लगाई और भाला पकड़े हुए हाथ अचानक ऊपर उठ गए। उस आदमी को केवल थोड़ी सी ताकत का एहसास हुआ, क्योंकि उसे सीधे उसके भाले से उठा लिया गया था और एक चिथड़े की तरह फेंक दिया गया था। उस आदमी को चक्कर आने लगा, उसकी आंखों में सीटी जैसी आवाज आने लगी और हवा में घूमने से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अगले ही क्षण वह पीछे से जमीन पर बुरी तरह से दर्द के साथ गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंगों ने अपना काम करना बंद कर दिया हो, क्योंकि वह एक पेड़ से टकराया और उसके मुंह से खून निकल आया। लिन मिंग ने अपने हाथ में रखा 100 जिन का भाला एक तरफ फेंक दिया और वापस बैठ गया। इस व्यक्ति में केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण की शक्ति थी। हालांकि उन्हें घोड़े से भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन लिन मिंग द्वारा अभ्यास किए गए अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन की तुलना में ये पर्याप्त नहीं था। जो भी ये सब देख रही थी वह अवाक रह गई। कवच पहने यह आदमी पूरी गति से उसकी ओर दौड़ा था, लेकिन फिर भी लिन मिंग ने उसे उठा लिया और एक तरफ फेंक दिया। ये युवक तो मानव रूप में एक क्रूर राक्षस था। जू यान अपनी गाड़ी पर दूर से ये दृश्य देख रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे उदास होता गया। वांग यिगाओ ये बेकार चावल की बाल्टी। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी जिसे वह जानता था, एक चलता फिरता आलू से अधिक कुछ नहीं था। उसके पास घोड़े की ताकत भी थी जो उसे सहारा दे रही थी, फिर भी उसे ही फेंक दिया गया। हालांकि उन्हें भी इसी परिणाम की उम्मीद थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन मिंग का जवाबी हमला इतना अप्रत्याशित रूप से भयंकर होगा। तभी शोर मचाते कदमों की आवाजें आती सुनाई दी। क्या हो रहा है? किसी ने सार्वजनिक रूप से दूसरों पर हमला करने की हिम्मत की है? जैसे ही लिन मिंग ने ऊपर देखा, ये वास्तव में वांग यिगाओ था जो घटनास्थल पर भीड़ लेकर आया था। वह मन ही मन व्यंगपूर्वक बोला, जाहिर है इस आदमी ने इसके लिए अच्छी योजना बनाई थी। वांग यिगाओ ने उस आदमी को देखा जिसे लिन मिंग ने फेंक दिया था, और उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। यह ताकत सचमुच भयानक थी, लेकिन जब उसे याद आया कि वह अपने समर्थन में कितने लोगों को लेकर आया था तो उसका मन शांत हो गया। वांग यिगाओ का साहस बढ़ गया। उसने अपने दांत भींचे और लिन मिंग को क्रूरता से देखा। लिन मिंग, तुम कमीने हो। बार बार तुम मेरे आदमियों से लड़ते हो। मैं पहले से ही इन छोटी छोटी बातों पर तुमसे बहस नहीं करने वाला था, लेकिन इस बार तो तुम हद ही कर गए। जाना, उसे मेरे पास लाओ, उसे ले लो, उसे मार दो और मैं जिम्मेदारी लूंगा। वांग यिगाओ ने वीरतापूर्वक अपना हाथ हिलाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोडवर्ड बताने के बाद भी कोई भी हरकत नहीं हुई। उसे मार दोगे और जिम्मेदार तुम होगे? कैसा घटिया मजाक है। अगर वह हमें मार देगा तो क्या आप भी जिम्मेदार होंगे? भीड़ में से अधिकांश लोग शारीरिक परिवर्तन के प्रथम चरण में थे तथा उनमें से कुछ लोग दूसरे चरण में थे। हालांकि उन्हें उसी स्तर पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कमजोर माना जा सकता है। उन सभी ने लिन मिंग द्वारा घोड़े पर सवार व्यक्ति को नीचे गिराने की भयावह छवि देखी थी और यह उनके दिमाग में अंकित हो गई थी। क्या उसे नीचे गिराने का प्रयास मौत को आमंत्रित करना नहीं था? लिन मिंग मुस्कुराए और बोले, कैसे? 3 महीने बाद भी आपके पालतू कुत्तों के समूह में कोई सुधार नहीं हुआ है? जैसे ही लिन मिंग ने 3 महीने का जिक्र किया, वांग यिगाओ में आग लग गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाना, क्या तुम चाहते हो कि मैं बाद में तुमसे निपटूं? वांग यिगाओ का अनुसरण करने वाले इस समूह में वे लोग भी शामिल थे जो पुरुषों को धमकाते थे और महिलाओं को परेशान करते थे। वांग यिगाओ ही वह व्यक्ति था जो उनके उच्च छत्र के रूप में कार्य करता था। यदि वांग यिगाओ ने उन्हें बाहर निकालने का फैसला किया तो न केवल उनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसे अन्य लोग भी होंगे जो बदला लेंगे और उनके सभी आपराधिक रिकॉर्डों का पता लगा लेंगे। स्काई फॉर्चून सिटी में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये सोचकर लोगों के समूह ने हिम्मत जुटाई और साहस दिखाने का निर्णय लिया।
उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और सीधे उस पर वार करने के लिए दौड़ पड़े। लिन मिंग की आंखें ठंडी थीं, उसने अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल किया और भाला उठा लिया। अपने हाथ से उसे मजबूती से पकड़ते हुए उसने उसे भागते हुए सैनिकों के समूह की ओर लहराया। हर बार जब वह इसे उनकी ओर झाड़ता तो ऐसा लगता मानो वह मुर्गियों को झाड़ रहा हो। प्रत्येक लहर के साथ 5 से 6 लोग हवा में उड़ गए। दुख और पीड़ा की कराहें हवा में गूंजने लगीं। ये कमजोर लोग सचमुच दयनीय थे। जैसे ही वे जमीन पर गिरे वे कराहने लगे। ये देखकर लिन मिंग के पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने बस उन्हें हल्के से झाड़ दिया, अपनी ताकत का 1/4 भी इस्तेमाल नहीं किया। इससे इतनी चोट नहीं लगनी चाहिए थी। हालांकि ये सभी छोटे बेवकूफ़ सिर्फ चावल की बोरियां थे और अभिनय कर रहे थे, लेकिन जब लिन मिंग ने हर बार 7 या 8 लोगों को कुचल दिया तो आसपास खड़े लोग हैरान रह गए और वे उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। एक क्षण में केवल वांग यीगाओ ही बचा, जो घबराकर पीछे की ओर खिसकने लगा था। लिन मिंग को अपनी ओर आते देख उसका बाह्य रूप भयंकर था, लेकिन वह बेहोश होने के करीब था। उन्होंने कहा, लिन मिंग तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम जल्दबाजी में काम मत करो, वरना तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। लिन मिंग ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो और ठंडे स्वर में कहा, सड़े हुए पत्तों में भी साफ नसें होती हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, आप एक कायर की तरह अपनी रीढ़ कैसे खो सकते हैं? तुम मुझे बार बार परेशान करते हो, मैं पहले ही 2 बार तुम्हें बर्दाश्त कर चुका हूं। अगर मैं फिर से आपके साथ रहूंगा तो फिर मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किस लिए किया था? जैसे ही लिन मिंग ने यह कहा वह तुरंत वांग यीगाओ के सामने आ गया। वांग यीगाओ के रोंगटे खड़े हो गए और लगभग उसकी पैंट गीली हो गई। उसके मन में एक ही विचार था, ये लिन मिंग क्या पागल था? उसने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत मेरे पिता है। लिन मिंग ने जब उसके पेट पर मुक्का मारा तो वांग यीगाओ दयनीय ढंग से चिल्लाया। लिन मिंग की मुट्ठी में एक छिपी हुई ऊर्जा थी। यद्यपि उन्होंने रेशम की तरह प्रवाह प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक कठोर और कोमल गति प्राप्त करने के लिए एक कदम बढ़ाया। मुट्ठी की ऊर्जा वांग यीगाओ के अंगों में प्रवेश कर गई और उसने मुंह में खून भर लिया। लिन मिंग ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया, उसे निशाना बनाया और पा ध्वनि के साथ वांग यीगाओ के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा। वांग यीगाओ एक लट्टू की तरह घूम गया और जमीन पर धड़ाम से गिरा और उसे तारे दिखाई देने लगे। लिन मिंग की हथेली से उसके होंठ का एक हिस्सा फट गया था और एक दांत बाहर गिर गया था। तुम वांग यीगाओ ने अपना मुंह ढक लिया। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह बचपन से ही जनरल के कार्यालय में पला बड़ा था और किसी ने भी उसे मारने की हिम्मत नहीं की थी। उसने लिन मिंग की ओर अपनी खून से सनी कांपती हुई उंगली बढ़ा दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मार डालो, शायद आपको यह अवसर न मिले। लिन मिंग आगे बढ़ा, उसके हाथ में भाला था। उसके मन में हत्या का इरादा उमड़ने लगा। इस हत्या के इरादे को महसूस करते हुए और यह देखते हुए कि उसकी गर्दन भाले से आधे फुट से भी कम दूरी पर थी, वांग यीगाओ का उच्च आत्मविश्वास और गुस्सा पूरी तरह से टूट गया। वह फर्श पर लुढ़क गया और जितनी तेजी से हो सका रेंगते हुए भागने लगा और चिल्लाने लगा, हत्या। लिन मिंग जानता था कि दिन के उजाले में वह जनरल के बेटे को नहीं मार सकता था। यद्यपि वह मुक्का छुपी हुई ऊर्जा से भरा था, ये एक बहुत धीमा गैर घातक हमला था और इससे वांग यीगाओ को केवल दर्द महसूस हुआ। जहां तक उसके फटे होंठ का सवाल है, यद्यपि इससे दर्द होगा, लेकिन कुछ दवाओं से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन मुख्य सड़क पर घोड़ों की टापों की आवाजें और अधिक गूंजने लगीं। लिन मिंग ने देखा कि एक 30 साल का आदमी आया था। उसकी मूंछें थी और वह कप्तान की पोशाक पहने हुए था तथा उसकी कमर पर तलवार लटकी हुई थी। वह तेजी से आगे बढ़े और उनके पीछे कई अतिरिक्त अधिकारी थे। इन अधिकारियों को देखकर ऐसा लगा जैसे वांग यीगाओ को रोशनी दिख गई हो। वह जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, वह मुझे मारना चाहता है। फिर वह उनकी ओर दौड़ा। लिन मिंग ने इन अधिकारियों को देखा और वह भौंचक्का रह गया। उसे अचानक वांग यीगाओ के कार्यों का उद्देश्य समझ में आ गया। उसका लक्ष्य कुछ परेशानी पैदा करना था। सच तो यह था कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि घोड़े पर सवार व्यक्ति या उसके अनुचर उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि वह कुछ परेशानी पैदा करना चाहता था ताकि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली सरकार स्वयं आकर उसे गिरफ्तार कर ले। एक बार जब वह गिरफ्तार हो गया तो वह प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। यहां तक कि उसे सजा भी हो सकती है और जेल भी भेजा जा सकता है। यहां क्या हो रहा है? कप्तान झाओ मिंगशान ने कहा। वह 35 वर्ष के थे और शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में थे और स्काई फॉर्चून सिटी पुलिस बल के कप्तान का पद भी संभाल रहे थे। झाओ मिंगशान ने उन लोगों से पूछा जो दयनीय कीड़ों की तरह जमीन पर रेंग रहे थे। जो लोग घायल हो गए थे वे उसकी ओर रेंगने लगे, मानो उनमें पुनः ऊर्जा भर गई हो। ये कुछ ऐसा था जिसका अनुमान लिन मिंग ने पहले ही लगा लिया था। वे एक साथ लिन मिंग की ओर इशारा करने लगे। उसने हमें पीटा, वह हमारे युवा मालिक को मारने की साजिश रच रहा था। माननीय, कृपया हमारे शरीर की चोटों को देखें। वह आदमी भाले से लड़ रहा था। सौभाग्य से मेरी प्रतिक्रिया तेज थी और मुझे केवल हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। एक आदमी ने अपनी कमीज ऊपर उठाई। छाती पर एक बड़ी नीली रेखा दिखाई दे रही थी। अभी लिन मिंग भी भाला पकड़े हुए था। ये कहा जा सकता है कि साक्ष्य निर्णायक थे।
बड़े भाई जाओ, आपको मेरे लिए फैसले लेने होंगे। जैसे ही वांग यीगाओ ने अपना मुंह खोला, खून निकलने लगा। यह व्यक्ति बहुत ही दयनीय था, उसका रूप रंग बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं था। झाओ मिंगशान ने जल्दी से दवा वांग यीगाओ को सौंप दी। कप्तान के रूप में झाओ मिंगशान हमेशा अपने साथ दवा रखते थे। स्वाभाविक रूप से ये कोई कम मूल्य की चीज नहीं थी। जब वह चिल्ला रहा था और रो रहा था, तब वांग यीगाओ ने उसके मुंह पर लगी दवा पहुंच दी। दवा कारगर रही और वांग यीगाओ का दर्द थोड़ा कम हो गया। बड़े भाई जाओ, आपको मेरे लिए न्याय अवश्य दिलाना चाहिए। वांग यीगाओ ने लिन मिंग को घृणा से देखा। उसने नहीं सोचा था कि लिन मिंग उसे मारेगा। उसने निश्चय किया कि वह उसे मार डालेगा। उसे जेल की कोठरी में ले जाने की जरूरत है और फिर वह उससे निपटने का कोई रास्ता खोज लेगा। उसे मार डालो, अपंग बना दो, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं, उसे मारना बहुत आसान था, उसे कष्ट में ही पड़े रहने देना ही सर्वोत्तम था। इस तरह का मामला ऐसा नहीं था जिसकी वांग यीगाओ के पिता को परवाह थी। वह शर्त हार गया था और प्रथम चरण में एक युवा लड़के से हार गया था और केवल उसका नाम उलट गया था। वांग जुनजू इस बात से बहुत क्रोधित हुए और इस बदमाशी ने कई नागरिकों को भी अपंग बना दिया। जब तक कि वह अपने परिवार को बदनाम नहीं करता, तब तक वांग जुनजू इस पर ध्यान नहीं देगा। ये सोचना आवश्यक नहीं था कि वह संभवतः इस मामले पर प्रतिक्रिया देगा। ये सोचकर वांग यीगाओ को लगा कि आखिरकार उसके दिल को राहत मिली है। यद्यपि उसे चोट लगी थी, परंतु दर्द अस्थायी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने सीने में छिपे गुस्से को बाहर निकाल सके। ये वैसा ही था जैसा भाई जू ने योजना बनाई थी। जब तक वे घटना का सत्य लिख सकते थे, तब तक वे सत्ता के बल पर दूसरों पर अत्याचार कर सकते थे। झाओ मिंगशान मूर्ख नहीं था। वह कई वर्षों तक पुलिस बल में रहे थे। उन्हें कप्तान इसलिए बनाया गया था क्योंकि वह बहुत होशियार और फुर्तीले थे। उन्होंने केवल दृश्य को देखा और स्थिति का अधिकांश भाग सटीक रूप से अनुमान लगा लिया। इस युवा लड़के ने जनरल के घर को अपमानित किया था। हालांकि उसने उसे केवल कष्ट ही दिया होगा, लेकिन इस युवा लड़के ने जनरल के घर के किसी व्यक्ति को इस हद तक घायल कर दिया था। उसने अनुमान लगाया कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। एक कप्तान के रूप में उन्हें स्काई फॉर्चून सिटी के प्रमुख खिलाड़ियों के प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए था। सरकार में झाओ मिंगशान का पद ऊंचा नहीं था। वह इन शक्तियों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता था। इसलिए इस तरह झाओ मिंगशान ने दरारों में जीवित रहना सीख लिया था। जब उनके हाथ में ऐसा मामला था, तो उन्होंने ये तय करने के लिए कि कौन गलत था और कौन सही, तथ्यों को नहीं बल्कि उनकी पृष्ठभूमि को देखा। वांग यीगाओ के पिता, जो सशस्त्र बलों के जनरल थे, ने न केवल उन्हें पदोन्नत किया, बल्कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो भी उन्हें जनरल वांग के बड़े नाम पर गौर करना पड़ता। वांग यीगाओ मुख्य सदन में कुछ खास नहीं थे और यदि वे अंदर होते तो उन्हें अनुशासित किया जाता, लेकिन अब वे बाहर थे और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा को लेकर चिंता थी। अगर झाओ मिंगशान ने सही आदेश दिया था, तो इससे ये पता चलता है कि वह जनरल वांग का आदमी नहीं था। वह अपने हृदय में इन बातों को समझता था, इसलिए वह अपने निर्णय में दृढ़ था। उन्होंने हाथ हिलाया और एक अधिकारी बाहर आया तथा फर्श पर पड़े लोगों की चोटों का निरीक्षण करने लगा। फिर उसने लिन मिंग के भाले का निरीक्षण किया, उसकी तुलना उसके घावों से की और कहा, हाँ, ये घाव भाले के हैं। झाओ मिंगशान ने सिर हिलाया और लिन मिंग से पूछा, नाम? लिन मिंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि झाओ मिंगशाओ क्या करने की तैयारी कर रहा था। उसने झाओ मिंगशान को घूरते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, लिन मिंग। लिन मिंग की आंखों में देखते हुए झाओ मिंगशान को तिरस्कार की एक हल्की सी भावना महसूस हुई जिसने उसे असहज कर दिया। वह भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, सबूत निर्णायक है। आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सबूत निर्णायक है? लिन मिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुमने वहां खड़े लोगों से पूछने की कोशिश की है? आप केवल वांग यीगाओ की पार्टी के बयानों को सुनते हैं? झाओ मिंगशान ने बाहें सिकोड़ी और सोचा कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। जैसे ही वह सामने आया, उसने अनुमान लगाया था कि इस रास्ते पर घटनाएं घटेंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के की मौत उसके ऊपर मंडरा रही थी और वह अभी भी मजाक कर रहा था। इस लड़के को वांग यीगाओ को क्यों मारना पड़ा? क्या वह नहीं जानता था कि उसके पिता स्काई फॉर्चून सिटी के सशस्त्र रक्षक बल के नेता थे? यद्यपि जनरल वांग अपने बेटे की मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करते थे तथा अक्सर उसे दंडित भी करते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वे दूसरों को अपने बेटे को मारने की अनुमति देते थे, क्योंकि ऐसा करना उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के बराबर था। ये लड़का लिन मिंग भी कोई पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके कपड़ों को देखकर ही इसकी पुष्टि हो गई। यह अवश्य ही कोई व्यक्तिगत मामला रहा होगा। झाओ मिंगशान ने आह भरते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मौखिक स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए मेरे साथ कार्यालय चलें। मैं बयान दर्ज करने के लिए किसी को यहां रखूंगा। परीक्षा समाप्त होने तक आपको वहीं रखा जाएगा। जब तक लोग मूर्ख नहीं होंगे, वे सरकार से नहीं लड़ेंगे और बेमतलब की बातें नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बड़ा मुंह रखने का निर्णय ले ले तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। चल दर। जैसे ही झाओ मिंगशान ने अपना हाथ हिलाया, दो अधिकारी अपने हाथों में रस्सी लपेटते हुए आगे बढ़े। वांग यीगाओ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। मुझसे लड़ो, हा, अब देखते हैं तुम कैसे मरते हो। जैसे ही लिन मिंग ने दोनों अधिकारियों को रस्सी हाथ में लेकर आते देखा, लिन मिंग ने अपनी आस्तीन हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे बांधना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा।